अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। तो आज मैं ये वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स की डिमांड पे, जिन लोगों को रिवीजन करना है फास्ट फॉरवर्ड, या जिन लोगों को क्रैश कोर्स लगाना है अपने नीट के लिए, या जो पहली बार भी देख रहे हैं उनको भी ये आराम से समझ आएगा। हालांकि एक एक डिटेल टॉपिक पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, पर फिर भी जो लोग वन शॉट का आजकल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरी यूनिट एक ही वीडियो में कवर हो जाए, उनके लिए वीडियो है। तो ये वन शॉट वीडियो किस यूनिट के बारे में बात होगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट नंबर 2, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जनन। ये कंप्लीट अपन इस पूरी यूनिट को यहाँ पर कवर कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो पहली बार भी देख रहा है उसको आराम से समझ आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यार नहीं समझ आ रहा है, तो या तो आप मुझे कमेंट में नोटिफाई कर दो, या हर एक टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर पहले कर देख लो। फिर भी ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है कि नहीं समझ आएगा, आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, पहले मैं इस टॉपिक की जान निकाल के आपके सामने रखता हूं 2 मिनट में। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं जान निकाल के रख रहा हूं, सुनो। जब भी हम कभी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब हम नई संतति, नया ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स की प्रोसेस के साथ है, और यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी है। अगर एक मेल और एक फीमेल ये दोनों मिलकर कोई एक नया बच्चा पैदा कर रहे हैं, यानी आधा कंट्रीब्यूशन इस मेल का आएगा, आधा कंट्रीब्यूशन इस फीमेल का आएगा। और ये जो बच्चा है ये भी इसी सेम स्पीशीज का है, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी बराबर रहेगी। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात है, मेल को, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो एक बेसिक चीज हम समझते हैं कि हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, और ये चाहे ये मेल की है ये फीमेल की, इसकी हर सेल में 46 क्रोमोसोम है। तो हमें जो बच्चा बनाना है वो भी सेम हमारी स्पीशीज का बनाना है, तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, पर ये कंट्रीब्यूशन से बनाना है। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम आए? तो दिमाग में बेसिक बात आती है, सर दोनों के आधे आधे क्रोमोसोम कर दो 23, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 46। यानी यार कोई ऐसी सेल हमें बनानी पड़ेगी जिसके पास 23 क्रोमोसोम हो, मेल में भी और फीमेल में भी। और इसी सेल को जिसमें 23 क्रोमोसोम है हम बोलते हैं गैमेट। हम क्या बोल रहे हैं? गैमेट, या युग्मक हिंदी में बोलते हैं। ये दोनों तरफ के जो गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फ्यूज करके और जाइगोट बना लेंगे। बस इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना? तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है? गैमेट फॉर्मेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बस इन्हीं स्टेप को लेकर पूरा रिप्रोडक्शन चल रहा है। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ हम करेंगे क्या भाई? हम मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे सारे, उसमें अंदर गैमेट बनाएंगे जो कि बनेगी स्पर्म सेल। फिर स्पर्म को हम लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, स्पर्म कहाँ रिलीज किए जाएंगे? मादा की वेजाइना में। तो क्या होगा, हम मादा के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन पढ़ेंगे, देन मादा का गैमेट बनाएंगे, वो बनेगा एग, है ना? हम सारी बातें सीखेंगे। तो देन क्या होगा, ये स्पर्म तैरता हुआ फीमेल गेमिट एक के पास पहुंच जाएगा, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, देन चाइल्ड का डेवलपमेंट चालू करेंगे, जो कि कहाँ होगा? बच्चेदानी में, यूटेरस में चाइल्ड का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा पूरा। अरे जब एम्ब्रियो बन जाएगा, देन उसके बाद हम उसकी डिलीवरी कराएंगे। जब बच्चा बाहर आ गया है, फिर वो फीडिंग करेगा, दूध पिएगा, और ये पूरा अपने पास रिप्रोडक्शन ओवर, है ना? ये बेसिक चीजें जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे, और अगर आपको आराम से समझ आएगा तो एक वीडियो में, इस एक ही वीडियो में अपन सारी यूनिट को कवर कर लेंगे। चलो ठीक है ना? अब मैं फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट कर रहा हूं। जब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो मैं पहले मेल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। तो हम कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब अभी हम नर के, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या है इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ये पूरा सिस्टम बनाते हैं? देखो, जनरली हम जब भी
मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक बेसिक बात आती है और वो है कि पेनिस तो होना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? पेनिस, है ना। सबके दिमाग में यही बात आती है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, सेक्स की बात हो रही है, तो पेनिस बिना कैसे काम होगा। लेकिन एक बात समझ लो, यहाँ पर मेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन के लिए वो पेनिस नहीं, यानी प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो पेनिस नहीं है, वो है टेस्टिस। पेनिस के नीचे जो दो लटके होते हैं, है ना, वृषण जिसको हम बोल रहे हैं। सर आप ये बात कैसे कर रहे हो, बिना पेनिस के सेक्स ही नहीं होगा तो बच्चा पैदा कैसे होगा? अरे भाई, हम असल बात क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में गैमिट बनना जरूरी है। और गैमिट किस में बनता है? इस टेस्टिस में। जिसमें गैमिट बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो सर फिर भी सर आपने गैमिट बना दिया बिना पेनिस के, क्या होगा? अरे भाई, पेनिस बस क्या काम कर रहा है, स्पर्म को वेजाइना में छोड़ के आ रहा है। और स्पर्म को वेजाइना में छोड़ना एक चीज बोलते हैं इसको इंसेमिनेशन। तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी चल रहा है। जिसके पास पेनिस फंक्शनल नहीं है ना, वो उसमें कोई जान नहीं है, वो इरेक्ट भी नहीं हो पाता है, क्या करना है, उस मेल से हम क्या करेंगे, सीमन निकालेंगे, इंजेक्शन में भरेंगे और स्पर्म को कहाँ डाल देंगे, इस पूरे सीमन को वेजाइना में आगे छोड़ देंगे, स्पर्म तैर के चल जाएगा, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। कहाँ लगा बताओ पेनिस? तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है जो कि हमारे मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? टेस्टिस। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे गैमेट। और मेल का जो गैमेट सेल है वो क्या है? स्पर्म। इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो, ठीक बात है। दूसरा, चलो एक बार ये स्पर्म बन गया तो इसको लेकर चलने वाली संरचनाएं भी होनी चाहिए जो कि है एसेसरी डक्ट। देखो स्पेलिंग देख लेना तुम यार, है ना, मैं इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा हूं। सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं। एक तो स्पेलिंग पहले ही कमजोर थी और फिर आजकल वो शॉर्ट में हम चैट्स वगैरह करते हैं तो उन्होंने और बेड़ा गर्क कर रखा है स्पेलिंग सिस्टम का, है ना। तो नंबर 1 हो गया अपने पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। एसेसरी डक्ट, ये डक्ट क्या काम करेंगी? ये डक्ट कुछ नहीं करेंगे, सिंपल पेनिस को सिंपल टेस्टिस से स्पर्म लेगी और लेकर जा रही है कहाँ? पेनिस तक, ताकि पेनिस इसको कहाँ छोड़ दे? मादा की वेजाइना में। सिंपल बात है। तो 1 हो गया टेस्टिस, सेकंड हो गया एसेसरी डक्ट। फिर हमें चाहिए ग्लैंड, मतलब ग्रंथियां। क्यों भाई ग्लैंड क्यों चाहिए? अभी आगे आपको इनका रोल समझ में आ जाएगा। देन हमें चाहिए पेनिस, और ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब बाह्य जननेंद्री। सर इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई, ऐसी स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से दिख जाए, है ना। अब आप मेल की बॉडी अगर बिना कपड़ों के देखोगे तो बाहर से जो चीज दिखेगी वो पेनिस ही है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पेनिस। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आई होगी, सर हमें टेस्टिस भी तो दिख रहे हैं बाहर, पेनिस के नीचे लटके हुए। तो देख बेटा, दिख टेस्टिस नहीं रहे, टेस्टिस अंदर हैं। वो जो बाहर दिख रहा है संरचना उसको बोल रहे हैं हम स्क्रोटम। जो स्किन का पाउच दिख रहा है उसको बोल रहे हैं स्क्रोटम, उसके अंदर है टेस्टिस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो मेल में मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ये 4 चीजें मिलकर बनाती हैं। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिस। दूसरा एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं। तीसरा ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां उसमें काम आएंगे। और चौथा पेनिस, जो कि बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहर से दिखेगा। अब इन सब के बारे में अपन को बात करनी है, ठीक बात है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से? टेस्टिस से, ठीक है। यही देख लो टेस्टिस क्या है भाई। एक बंदे में, एक मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। संख्या में कितने हुए? एक जोड़ी का मतलब 2। ऐसी स्ट्रक्चर है, अंडाकार, एक जोड़ी टेस्टिस है। और ये एक पाउच जैसी संरचना में पैक्ड होते हैं, स्किन के फोल्ड हैं। इस बाहर वाले पाउच को हम बोल रहे हैं स्क्रोटम, हिंदी में बोले तो वृषण कोश। और अंदर ये है अपने पास टेस्टिस। समझ में आ रही है बात? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, सर इस टेस्टिस को बाहर लटकाने की क्या जरूरत आई है?
भैया फीमेल में तो जिसमें गैमेट बनेगा वो तो ओवेरी शरीर के अंदर रहती है, बाहर से तो दिखती नहीं है। ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि ये टेस्टिस को बाहर लटका के घूम रहा है एक आदमी, और कितनी रिस्क पे घूम रहा है ना। अगर इस पे चोट लग जाए तो बेचारे इसका तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर ये खत्म तो क्या करेगा ये, है ना, ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। और बहुत ही ज्यादा ऐसी सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ये बात सारे मर्द समाज जानता है कि यहाँ पर चोट लगती है फिर वो बर्दाश्त नहीं होती ना। दिल टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या टूटना है, टेस्टिस टूटना, है ना। किसी दुश्मन का भी नहीं टूटे बाप बेचारे का। सुनो, तो ये टेस्टिस बाहर लटका के क्यों घूम रहे हैं हम, जबकि ह्यूमन बॉडी का तो एक कॉन्सेप्ट है, जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट है उसको उतनी सेफ्टी के साथ रखा जा रहा है। क्यों साहब, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ब्रेन को इतने सारे बोन्स के बीच में दबा के रखा है साहब। हार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, हमने पसलियों के बीच में, रिब्स के बीच में केज बना के हार्ट को रखा रखा है। तो ये क्या कम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बाहर क्यों लटका रखा है? अरे सिंपल बात है यार, इसको बाहर लटकाना पड़ेगा। क्यों लटकाना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। अगर हम टेस्टिस को बाहर नहीं लटकाएंगे तो क्या होगा, यहां पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा क्या होगा? क्यों? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमेशा हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अब हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37.5, है ना। तो इससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए टेस्टिस का, तब जाके इसके अंदर स्पर्म बनेंगे। तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर तो इतना है, तो लेकिन स्क्रोटम का फिर कितना हो जाएगा? 37 में से 2 माइनस करो, है ना, 35 या 34.5। इतना टेम्परेचर चाहिए एक टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसलिए हमने शरीर से बाहर लटका के रखा है। और आप नोटिस करोगे जब सर्दी आती है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर डाउन चला जाता है ना। सर्दी का मतलब क्या है? टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया। अब ये क्या करेंगे भैया, 35 नहीं, अब तो हमारी भी हालत खराब है। ये टेस्टिस कह रहे हैं क्या करो, तो ये टेस्टिस सुकड़ के ऊपर बॉडी के लग जाएंगे, बिल्कुल सुकड़ जाएंगे, है ना। ये टेस्टिस का बिल्कुल सुकड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़े रहे। एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम जा रहा है सर्दियों में, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 10 डिग्री, कभी कभी 5 डिग्री, 2 डिग्री भी हो जाता है। तो ये टेस्टिस बिल्कुल ऊपर चिपके रहेंगे। इसके जस्ट अपोजिट जैसे ही गर्मी आती है, टेम्परेचर जैसे ही हाई जा रहा है, अब क्या होगा? अब इनको चाहिए और कम टेम्परेचर। एनवायरमेंट का टेम्परेचर 40-45, और हम तो राजस्थान वाले, है ना, 40 तो हमारे लिए ऐसा बहुत प्यारा टेम्परेचर है ना, हम 45-47 पे खेल रहे हैं। तो फिर ये टेस्टिस क्या करते हैं? नीचे लटक जाते हैं ये, और ऐसे नीचे लटके होते हैं, ये और डेंजर कंडीशन है ना। कोई बात नहीं। हाँ देखो, ये तो डेली का है। अब यहाँ क्या हो रहा है, बेसिक बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर वाली बात समझ में आई। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये अपन इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर इसको बाहर निकाल के देखेंगे। किसका निकालें, है ना, जो मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा बहुत ही मन से सुन रहा है इस बात को, उसका निकालूंगा? नहीं, उसके दोस्त का निकालते हैं। तुरंत ये आप लिंक सेंड कर दो इस अगर इसका लिंक सेंड नहीं करा अपने दोस्त को इस वीडियो का, ये तुम्हारा टेस्टिस बाहर निकाल के पढ़ाऊंगा मैं, देखो तुम देखो आगे, है ना। तो स्लाइड को यहीं रोको, तुरंत वीडियो पॉज करो और नोट्स बनाना चालू करो, ठीक है। मैं ये रब कर रहा हूँ और टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके बाद। चलो, ये भी देखता चलो, वीडियो शूट तो हो रहा है ना। हाँ, चल रहा मामला प्रॉपर। तो सुनो भाई, टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दोनों टेस्टिस काटू क्या? अरे नहीं यार, एक ही, दूसरा भी तो ऐसा ही होगा। ये अपन ने एक टेस्टिस ले लिया, लंबाई चौड़ाई बताएंगे इसकी। अंडाकार आकृति है, ऐसे 2 से 3 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई है, और 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। आकृति इसकी अंडाकार है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसको ऐसा करके पकड़ के खोल के देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। तो देखो, इस टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे खांचे, बड़े बड़े खांचे। इन खांचों को, इन कंपार्टमेंट को अपन बोल रहे हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्यों भैया, क्यों बनाए ये खांचे? अरे भैया, स्पर्म बनाने तो किसी
किसी ऐसे चीज में तो बनाएंगे, पात्र में दूध रखना है तो अंदर दूध को रखने के लिए चीज तो चाहिए, बर्फ जमाना है तो ट्रे तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अंदर क्या बना रहे हैं हम स्पर्म बना रहे हैं, तो बनाने के लिए कोई कंपार्टमेंट तो चाहिए। तो हम क्या करें कि टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। सर संख्या कितनी है इनकी? 200 से 250। एक टेस्टिस में कम से कम 200 से 250 क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उपस्थित होती है। अब मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, 1 से 3 क्या है इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद ही रख लो। वैसे तो मुझे उम्मीद है तुम्हें होगा, पर नहीं है तो याद ही कर लो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या बोल रहा हूं मैं? इन कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या मिलेगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्टार मार्क करो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यही वो संरचना है जिसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किस स्ट्रक्चर के अंदर, है ना? तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाता चलूं। अगर मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे बना रहा हूं तो इसके पास दो टाइप की सेल है। इसके पास दो टाइप की सेल है। एक सेल ये ऐसी है, एक सेल ऐसी है जिनको हम बोल रहे हैं जर्म सेल। क्या बोल रहे हैं? जर्म सेल। ये जर्म सेल है, ये जर्म सेल है। ये जो मैंने बनाई है जर्म सेल। जर्म मतलब जर्मिनेट करने वाली, पैदा करने वाली। तो जो भी ये जर्म सेल है यही आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। इंपॉर्टेंट बात है। इन्हीं जर्म सेल के पास एक सेल और है जिनको हम बोल रहे हैं सर्टोली सेल। क्या बोल रहे हैं? सर्टोली सेल। इनको बोल रहे हैं जर्म सेल के पास वाली सेल को सर्टोली। किसकी टोली? सर की टोली है, सर की टोली है भैया। तो ये जो सर्टोली सेल है क्या करेंगी? ये सर्टोली सेल ये जैसे ही यहाँ पर स्पर्म बनाने वाली सेल्स आएंगी उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये जर्म सेल आगे विभाजन करेगी और जो भी ये सेल विभाजन होकर आगे स्पर्म बना रही है तो स्पर्म बनते हुए जिन संरचनाओं से गुजर रहा है वो सब संरचना इस सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेंगी। इसलिए अब हम इस पर फॉर्मेशन देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर पहले स्पर्म से स्पर्मेटिड बन रहे हैं, फिर स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर उससे स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। ये सारी संरचना इस सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रही है। सिंपल बात है। तो अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूं तो अंदर इसके जर्म सेल है, जर्म सेल के पास लगी हुई सर्टोली सेल। जर्म सेल स्पर्म बनाएगी, सर्टोली सेल क्या करेगी? इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ये तो बात हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। मैं कह रहा हूँ 200 से 250 जो कंपार्टमेंट है इन प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या उपस्थित है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतनी बात समझ में आ गई? आप सुनो, जैसे ही यहाँ पर स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनना एक अलग टॉपिक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिलहाल यहाँ स्ट्रक्चर समझ लो। जैसे ही यहाँ स्पर्म बनेगा, अब मैं इस स्ट्रक्चर को दूसरी तरीके से बना रहा हूँ। जिसको ये बनाना है यहाँ तुरंत वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके ये पूरा डायग्राम बनाओ, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूं ये रहा अपने पास टेस्टिस, ये रहा अपने पास टेस्टिस। अब तुम कहोगे सर ये अचानक इसकी संरचना को क्या हो गया? अरे भाई मैं इसको, इस अंडाकार आकृति को थोड़ा सा ऊपर से ऐसे खोल के देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ये अंडाकार आकृति है, ये अंडा है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। इस अंडे को मैं थोड़ा सा ऊपर से खोल के देख रहा हूँ, भैया तेरे अंदर क्या है। ठीक बात है। अब इसके अंदर देखो क्या है। ये तो अपने पास कंपार्टमेंट हो गए। क्या हो गए? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट हो गए। इनके अंदर अपन को पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि स्पर्म बना रही है। इनके जस्ट बाहर यहां पर ल्यूमन के पास छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं। क्या काम करेंगी ये? इन कंपार्टमेंट की ल्यूमन से स्पर्म को इकट्ठा करेंगी। क्या बोल रहा हूं मैं? छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं जो क्या काम करेंगी? इन कंपार्टमेंट की ल्यूमन से। जैसे ये कंपार्टमेंट है, इसकी ल्यूमन है, स्पर्म घुस के नीचे आएगा,
तो इस इन सारे स्पर्म को इकट्ठा करने का काम कर रही है। इस संरचना को क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। अरे मेरे बेटे टेस्टिस सुन, ये है रेटे टेस्टिस। क्या काम कर रहा है रेटे टेस्टिस? जैसे ही स्पर्म इस कंपार्टमेंट की ल्यूमन में आ रहा है, नीचे रखी हुई ट्यूब्यूल से ही है रेटे टेस्टिस। समझ में आ रही बात? अब ये कहाँ आ चुका है? स्पर्म रेटे टेस्टिस में। अभी हम क्यों ये पढ़ रहे हैं? ये सारी की सारी जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा सेमिनीफेरस टिब्यूल, सेमिनीफेरस टिब्यूल। क्या हो रहा है इसमें? स्पर्म का फॉर्मेशन। इसके बाद स्पर्म किस में गए? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस में एक तीर से दो शिकार करेंगे अभी अपन, देखना है ना। तो यहाँ पर स्पर्म रेटे टेस्टिस में गए। रेटे टेस्टिस से क्या हो रहा है? रेटे टेस्टिस से स्पर्म ऊपर ले जाने वाली, ऊपर ले जाने वाली कुछ यहाँ पर अपने को और ट्यूब्यूल्स मिल रही हैं। ये रेटे टेस्टिस से स्पर्म को ऊपर लेके जा रही हैं। रेटे टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ लेके जा रही हैं? ऊपर लेके जा रही हैं। ये ट्यूब्यूल्स हैं। कहाँ लेके जा रही हैं साहब ये रेटे टेस्टिस से ऊपर? एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये भी ट्यूब्यूल्स का पूरा जाल, पूरा का पूरा नेटवर्क पड़ा हो यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं अपन एपिडिडाइमिस। क्या बोल रहे हैं? एपिडिडाइमिस। यही वो संरचना है जहां स्पर्म मैच्योरेशन होता है। स्पर्म का मैच्योरेशन मतलब स्पर्म जोश जोश में बन तो गया, लेकिन उसको मैच्योर कहाँ करा जाएगा? उससे कितना भारी काम ले रहे हैं अपन, नई संतति पैदा करना। तो नई संतति किसी छोटे मोटे बच्चे से करा लेंगे? अरे मैच्योर कराएंगे उसको, है ना। तुझे आगे जन्म देना, तू पहले मैच्योर तो हो। तो इसको मैच्योर कराने का काम किस संरचना में किया जाएगा? एपिडिडाइमिस में। बात समझ में आ रही है? तो सर ये रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक कैसे पहुंच गया स्पर्म? यही तो बात है। इन ट्यूब्यूल्स ने इस स्पर्म को ऊपर पहुंचाया है, और इनका नाम क्या है? इन ट्यूब्यूल्स का नाम है वासा, बोलो वासा इफरेंशिया। इनका क्या नाम है? वासा इफरेंशिया। एक बार और बोलो, तो मेरे साथ देख रहे हैं, बोलो वासा इफरेंशिया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां गया स्पर्म? रेटे टेस्टिस के पास। रेटे टेस्टिस के पास से कहां गया? वासा इफरेंशिया। सर यहाँ तो डबल एफ लिख दिया आपने, एक एफ लिखा रहा है, तू भी लिख ले मेरे लाल, डबल एफ लिख ले। रेटे टेस्टिस से कहां पहुंचा स्पर्म? वासा इफरेंशिया के पास। समझ में आ रही है बात? वासा इफरेंशिया ने स्पर्म को कहां पहुंचाया? ऊपर एपिडिडाइमिस के पास। तो अपन भी लिख देते हैं साहब, वासा इफरेंशिया से कहां गया? एपिडिडाइमिस के पास। यहाँ क्या हो रहा है? स्पर्म का मैच्योरेशन हो रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्या हो रहा है? जैसे ही स्पर्म का मैच्योरेशन हुआ, यहां से स्पर्म को ले जाया जाएगा। पर यहां से कहां ले जाया जाएगा? स्पर्म को यहां से एक बड़ी नलिका द्वारा ले जाया जा रहा है। आगे देखो कमिंग सून, मैं तुम्हें अगले डायग्राम में बताया हूं कहां ले जाया जा रहा है। पर एक ट्यूब्यूल है यहां से, ऐसी बड़ी ट्यूब्यूल जो जा रही है और स्पर्म को लेके जा रही है ऊपर की तरफ। टेस्टिस लटके हैं नीचे की तरफ, ये ऐसे घुमा के इसको स्पर्म को ऊपर की तरफ लेके आ रही है। कहाँ लाएगी? 2 मिनट सोच के बताओ मुझे। वीडियो पॉज करो, ये तुरंत जो मैंने बातें बताई हैं ये डायग्राम नोट करो। अच्छा, इस ट्यूब्यूल का तो नाम बता दो सर। ये ट्यूब्यूल है अपनी जो स्पर्म को लेके जा रही है एपिडिडाइमिस से ऊपर, इसका नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है इसका? वास डिफरेंस। ये कह रहे हैं मैं तुमसे नहीं हूं, मैं अलग हूं, तुम सारे होंगे ट्यूब्यूल्स का जाल, मैं अकेली हूँ खुद। मेरे पास डिफरेंस, मैं दूसरों से डिफरेंस रखती हूँ, है ना, मैं अलग एटीट्यूड है इसका, है ना। तो ये करियर है मेरी तो बहन है तू, वास इफरेंशिया हूं मैं। ये कह रही वाह इफरेंशिया नहीं हूं मैं हूं डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस से स्पर्म किसके पास गए? वास डिफरेंस। देखो इंग्लिश की तो अपन ने पूरी माँ बहन कर रखी है ना, ये कैपिटल इधर कैपिटल स्मॉल, कहीं भी कुछ भी चल रहा है। अरे बायोलॉजी में इंग्लिश का क्या काम है? वो तो अच्छा हुआ मैं नहीं, मतलब अपन नहीं थे उस टाइम पे जब अंग्रेज भारत में है ना, इंग्लिश को अपन लाते ही चलने नहीं देते, तो कुछ और ही
भाषा में पढ़ा रहे होते अपन, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो सारा स्पर्म किसमें आया, वास डिफरेंस में, है ना। अब ये ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वीडियो पॉज करके इसको बनाओ, फिर मैं एक नेक्स्ट डायग्राम में तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। कर लो, मैं मेरा करने वाला हूँ। हाँ, अरे बेचारा वन शॉट रह गया रे। और प्यारे बालकों बालिकाओं सुनो, क्या हो रहा है, अब टेस्ट इसको छोटा कर देंगे अपन। जिसने जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, ये छोटा सा टेस्ट उसी का है। अब यहाँ पर अगली संरचना दोबारा बनाऊंगा मैं, एपिडिडाई सॉरी वास, अरे सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर रेडेटेस्टिस से बताओ वासा इफ्रेंचिया, फिर वासा इफ्रेंचिया से ऊपर एपिडिडाइमिस। अब मैं सीधी की सीधी क्या निकाल रहा हूं यहां से, सीधी की सीधी क्या निकाल रहा हूं, वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस यहां से निकली, कहा जा रही है, डायग्राम से ही समझ में आना चाहिए, डायग्राम से ही समझ में आना चाहिए कि क्या बनाया जा रहा है। जब मैंने ऑफलाइन में ये क्लास ले रहा था, स्टूडेंट अलग ही लेवल में थे, ये डायग्राम बनाते, है ना। तो इसको मैं यार अच्छा नहीं लग रहा ना, ब्लैक से रेड बनाते हैं इसको। ये लाल इश्क येलो साहब, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अरे बस अब तो समझ में आ गई होगी तुम्हें। ये क्या है अपना पेनिस, क्या है ये पेनिस, ये है अपना पेनिस। तो फिर ये क्या है ना, जिसके हिट कर गया बधाई हो, जिसके नहीं करा सुनो। ये अपना क्या है, अपना ये जहां पर सारा का सारा यूरिन इकट्ठा होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर, क्या बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। एक सेकंड के लिए तो मेरा भी अटक गया था दिमाग। तो ये रहा अपना यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, किडनी से जो ट्यूब यूरिन लेकर दोनों किडनियों से इस यूरिनरी ब्लैडर में आ रही है, क्या नाम दिया था उनका बताओ, यूरेटर। इधर भी यूरेटर है और इधर भी क्या है, यूरेटर है, ठीक है। यहाँ एक ग्लैंड बनती है डोनट जैसी, क्या नाम है उसका, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड है अपने पास प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत बढ़िया बात। सुनो क्या हो रहा है, टेस्टिस से, अच्छा ये टेस्टिस इधर भी हुआ क्या, ये दोनों है यार बेचारे के पास। पर ऐसा नहीं है कि दो टेस्टी अलग अलग है, बीच में पेनिस है, अरे समझाने के लिए कैसे समझाऊंगा, समझो। टेस्टिस से क्या हो रहा है, ये ऊपर जाने वाली ट्यूब कौन सी है, ये है अपने पास वास डिफरेंस। ये कौन सी है, वास डिफरेंस। ये ऐसे जाकर यूरिनरी ब्लैडर पर कुंडली मारती। अब असल में हो क्या रहा है, यूरिनरी ब्लैडर ये पीछे से घूम के आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें पीछे से घुमा के अंदर दिखाऊंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा, जैसे दिखाता हूं, तुम्हें ऐसा लगेगा यूरिनरी ब्लैडर में घुस रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो वास्ट डिफरेंस है, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं घुसती, ठीक है। ये यहाँ पर ऊपर ही कुंडलित रहती है। तो मैं समझाने के लिए इसको ऐसे साइड से उतार रहा हूं, है ना। तुम्हें ऐसा देखना है कि ये पीछे से आ रही है। और यहीं पर एक ग्लैंड और पड़ी है, यहीं पर एक ग्लैंड और पड़ी है जिसका नाम है सेमिनल ग्लैंड। क्या नाम है, सेमिनल ग्लैंड। समझ आ रही है बात, सेमिनल ग्लैंड। सुनो, खून पसीना, खून पसीने की पढ़ाई, कमाई तो पहले भी सुना होगा, पढ़ाई सुनो। खून पसीने की पढ़ाई। तो ये क्या हो रही है, वास्ट डिफरेंस घूम के आ रही है, यहां पर है अपने पास सेमिनल ग्लैंड। अब सुनो क्या हो रहा है, सेमिनल ग्लैंड एक ट्यूब बना रही है जिसका नाम है सेमिनल ट्यूब्यूल, है ना। कहा लिखूं, ये रहा, इसका नाम है सेमिनल ट्यूब्यूल। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, ये वास्ट डिफरेंस इधर से आ रही है, वास्ट डिफरेंस इधर से आ रही है, इसके साथ कंबाइन किया सेमिनल ट्यूब्यूल ने, ये सेमिनल ट्यूब्यूल ने कंबाइन किया इसके साथ, ये दोनों यहां मिली हैं। सेमिनल ग्लैंड अपना सेमिनल प्लाज्मा इस सेमिनल ट्यूब के थ्रू इस वास्ट डिफरेंस में डालती है।
तो ये सेमिनल ग्लैंड कर क्या रही है, ध्यान से सुनना भैया। जब हम स्पर्म बना के ला रहे हैं तो स्पर्म ऐसा भूखा प्यासा भगाएंगे क्या इसको? इसको बहुत खतरनाक रेस भागनी है, अभी आगे पढ़ोगे तुम। बहुत ही जबरदस्त रेस है इसकी, तो इसको इतना जबरदस्त रेस के चक्कर में बीच में खाना पानी तो देना पड़ेगा। और यही वो सेमिनल प्लाज्मा है जिसके अंदर भरा होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शुगर इसका असली खाना है। तो ये फ्रक्टोज वगैरह कहां से आया? और तुम हमें एक बात बताए कि जब सीमन बाहर निकलता है, जो व्हाइट गाढ़ा द्रव है, तो वो एक तो चिपचिपा हो रहा है, दूसरा क्या है कि वो व्हाइट गाढ़ा द्रव है ना। तो ये द्रव है, इसका मतलब क्या? लिक्विड, इसका मतलब क्या? उसमें प्लाज्मा होगा। तो ये प्लाज्मा कहां से आया? यहां से तो स्पर्म ही आ रहा है बस। प्लाज्मा किसने बनाया? इसने बनाया, सेमिनल ग्लैंड ने। तो जो सेमिनल ग्लैंड ने बनाया उसको हम क्या नाम देते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। सर इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या है भैया? फ्रक्टोज है, एंजाइम्स है, बहुत सारी और चीजें हैं, आयंस हैं दूसरे। तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये सेमिनल ट्यूब के थ्रू आया। और कहा मिला? सेमिनल ट्यूब के थ्रू। थोड़ा सा यार यहाँ डायग्राम गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड रुको, अपन इसको थोड़ी सी सिस्टमेटिक वे में लेके आते हैं। वाज डिफरेंस आई, सेमिनल प्लाज्मा लेके क्या आ रही है यहाँ पर? सेमिनल ट्यूब्यूल। ये दोनों ने एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पर। किसने? वाज डिफरेंस और सेमिनल ट्यूब्यूल ने। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्या समझे तुम? देखो इधर टेस्टिस से चलिए वास डिफरेंस है ना। वास डिफरेंस ऊपर जाते हुए अपने अंदर स्पर्म भर के ले जा रही है। मैच्योर स्पर्म जो कहां मैच्योर हुए? एपिडिडाइमिस में, ऊपर भर के ले जा रही है। ले जाओ साहब, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, ऊपर क्या है यहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पास में लगी हुई है सेमिनल ग्लैंड, जहां पर सेमिनल प्लाज्मा बन रहा है। सेमिनल प्लाज्मा क्या है? स्पर्म से रिलेटेड सारा प्लाज्मा जो है वो सेमिनल ग्लैंड बना रही है। ठीक है, तो सेमिनल प्लाज्मा से एक ट्यूब निकल रही है और वास डिफरेंस खुद, ये दोनों कंबाइंड होकर एक नई ट्यूब बना रही है जिसका हम क्या नाम दे रहे हैं? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। अब इस कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होगा? सीमन होगा। स्पर्म एक ले आई, प्लाज्मा दूसरा ले आई, तो इसमें होगा क्या? सीमन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जाकर खुलती है। ये कौन सी ट्यूब है मुझे बताओ? ये क्या आ रही है? अगर तुम्हें याद है थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये आ रही है यूरिथ्रा। क्या आ रही है? यूरिथ्रा। और मेल में सब जानते हैं यूरिथ्रा पेनिस में खुलती है। हाँ, मेल यूरिन कहां से करता है? टॉयलेट कहां से करता है? मूत्र कहां से विसर्जित करता है? पेनिस से, है ना। तो पेनिस में क्या खुल रही है? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? वो ट्यूब, वो ट्यूब्यूल जो क्या लेके आ रही है? यूरिन लेके आ रही है, टॉयलेट लेके आ रही है ना, मूत्र लेके आ रही है। और भी नाम है क्या? दो चार। ठीक है, तो अच्छा, यानी स्पर्म भी क्या उसी मार्ग से आएगा? क्या एग्जैक्टली उसी मार्ग से आएगा? यानी यूरिथ्रा के अंदर ही अपन को पूरा सीमन डालना है क्या? बिल्कुल। तो सीमन में क्या है? सीमन में क्या है? सीमन में क्या होता है? प्लाज्मा होता है और स्पर्म होता है, इस यही तो मिलके सीमन बना है। तो सीमन को जब हम इसमें डाल देंगे यूरिथ्रा में, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में इन सेमिनेशन की प्रोसेस होगी, तो ये सीमन इसको बोल रहे हैं हम यूरिथ्रल मीटियस। यूरिथ्रल मीटियस मतलब यूरिथ्रा की ओपनिंग, ऐसा छिद्र जहां से यूरिथ्रा ओपन हो रही है, इसको यूरिथ्रल मीडियस कहते हैं। इससे ही क्या होगा? सारा का सारा सीमन बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? आ गई तो बहुत अच्छी बात है। सर आपने एक ग्लैंड और बनाई है, प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ बिल्कुल, क्या काम कर रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड इस सीमन में कैल्शियम आयन डाल रही है। क्या डाल रही है? कैल्शियम आयंस डाल रही है। यानी ये भी फायदा दे रही है, एग्जैक्ट फायदा दे रही है। एक ग्लैंड और है ये कि इसके साथ एक ग्लैंड और बनाऊंगा। यहां पर दो छोटी छोटी बल्ब जैसी, क्या कह रहा हूं मैं? दो छोटी छोटी बल्ब जैसी दो ग्लैंड और लगी हुई हैं, इनको बोल रहे हैं। अब बल्ब जैसी हैं और लग किस पर ही हैं? यूरिथ्रा पे। किस पर लग रही है? यूरिथ्रा पे। है कैसी? बल्ब जैसी। तो नाम भी इनका वैसा ही है, बल्बो यूरिथ्रल। क्या नाम है इनका? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। यानी सर आपने पहले हमें ट्यूब्यूल्स पढ़ाई, बहुत ही बढ़िया बात है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस।
अब क्या इसके साथ हमने ग्लैंड्स भी देख लिए क्या? बिल्कुल। कौन कौन सी? सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या काम करेगी? देखो, एक तो सीमन जो है हमारा वो चिपचिपा पदार्थ है, ल्यूब्रिकेशन है उसमें। ल्यूब्रिकेशन मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको? ल्यूब्रिकेशन यार, जैसे हम तेल डालते हैं ना किसी भी चीज में, ल्यूब्रिकेंट नहीं होता वो, ऐसे ही जो ल्यूब्रिकेशन वाला पदार्थ है वो कौन डालेगा? बल्ब यूरिथ्रल। अच्छा, सेक्स के दौरान पेनिस के ऊपर जो हल्का तेल आता है, मतलब ल्यूब्रिकेशन होता है पेनिस का, वो किसकी वजह से होता है? इस बल्बो यूरिथ्रल की वजह से, है ना। तो ये बल्ब बड़े काम के हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या कर रही है? ल्यूब्रिकेशन का काम कर रही है। कितनी है ये संख्या में? दो। कहाँ लगी हुई है ये? यूरिथ्रा पे। सिंपल बात है। हमने तीन ग्लैंड्स पढ़ी हैं टोटल। कितनी ग्लैंड्स है टोटल? तीन। एक तो पढ़ी है सेमिनल प्लस प्रोस्टेट प्लस बल्बो यूरिथ्रल। तीन ग्लैंड्स हैं टोटल। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका? ह्यूमन का। उसमें भी क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने क्या क्या बताया आपको? देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस, वो हमने पढ़ ही लिया। फिर एसेसरी डक्ट, ये रही अपने पास एसेसरी डक्ट, है ना। यहाँ इसमें एक ऐड और कर दो, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। यहां से इसमें क्या जुड़ी है? सेमिनल टिब्यूल। सेमिनल टिब्यूल। तो ये दोनों मिलके क्या बनी है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये अपने पास टोटल एसेसरी डक्ट, सहायक नलिका आ गई। इसके साथ साथ आप कह रहे थे ग्लैंड्स काम आएंगे, देखो ना, तीन प्रकार की हमने ग्लैंड्स पढ़ी, ये काम आ गई। फिर अब क्या बचा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेनिस। तो ये रहा पेनिस। पेनिस में क्या है? आगे की तरफ। पेनिस में ये आगे की तरफ जो उभरा हुआ भाग रहता है, इस उभरे हुए भाग को हम क्या कह रहे हैं? इस उभरे हुए भाग को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ही भूल गया, बताओ। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मेरे दिमाग में भी आ रहा है, इस चक्कर में इसका नाम भूल गया। अच्छा हाँ, अभी आ जाएगा। इस उभरे हुए भाग के पीछे जो स्किन होती है, उस स्किन को क्या बोल रहे हैं अपन? फॉर स्किन। उस स्किन को क्या बोल रहे हैं? फॉर स्किन। अब इसी फॉर स्किन, ये फॉर स्किन कई बार इस, आ जा यार, इस उभरे हुए भाग के, है ना, इस उभरे हुए भाग के ऊपर रहती है। जब बच्चा पैदा होता है उभरे हुए भाग के ऊपर रहती है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम करती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो सेक्स के दौरान ये रप्चर होने के इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसके रप्चर होने की वजह से कई प्रकार की सेक्सुअल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी बात, जब यूरिनेशन होता है तो अगर ये स्किन ऊपर रहेगी इसके, तो जो यूरिन की कुछ बूंदें हैं वो यहाँ अटक जाएंगी, जिसके कारण इन्फेक्शन भी होता है। इस वजह से कई रिलीजन में, जैसे इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और जुडिज्म, यहूदियों में, मुस्लिम्स में और ईसाइयों में, जब बच्चा छोटा ही होता है तो ये ऊपर की फॉर स्किन काट दी जाती है, जिससे ये उभरा हुआ भाग आगे दिख जाता है, ताकि उसको ये प्रॉब्लम्स आगे फेस ना हो। ठीक है। हाँ। हाँ, ग्लांस पेनिस आ गया, देखो नाम याद आ गया मुझे। इसको बोल रहे हैं अपन ग्लांस पेनिस। क्या बोल रहे हैं? ग्लांस पेनिस। मैं एक बार देख लूं, मैं बना तो रहा हूं तुम्हें वीडियो में, ये ग्लांस पेनिस दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा दिख रहा दिख रहा दिख रहा, बढ़िया, है ना। तो ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है ग्लांस पेनिस, इसके ऊपर ये फोर स्किन है। तो फिर ये क्या है? ये है पेनिस का शाफ्ट। ये क्या है? पेनिस का शाफ्ट। अब यार मेरे पास देखो छोटा बोर्ड है, और मैं इस स्तर पे मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बड़ा कराओ। मेरा भी स्तर बड़ा करवाओ। मैं ऐसा टच करूं तुम्हारे फैंसी टीचर्स की तरह, है ना, जिनको सिलेबस में आते दो टॉपिक है पर उनके पास ज्ञान पूरा है। बड़बड़ बड़बड़ दुनिया बातें कर जाएंगे, है ना। मैडम आएगी बहुत मेकअप करा के पार्लर पर, इधर पसीने चल रहे भाई, सिलेबस पूरा करवाते हैं हम फोकट ज्ञान नहीं देते हैं, है ना। जो तुम्हारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, उस पर दो सुंदर सुंदर चेहरे वाली मेकअप करा के मैडम आएंगी, है ना, वो पता नहीं क्या क्या दिखाती है, उनको सिलेबस पूरे उनसे नहीं हो रहे हैं। बस उनके पास एक फैसिलिटी है, क्योंकि उनको बड़े प्लेटफॉर्म मिल गए हैं, क्योंकि व्यूअरशिप तो तुम्हारी उनकी आती है, और ये जिनके पास ये वाली संरचना है, ये तो देखने ही उनको जा रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे टच करेंगे मैडम, यहाँ पे बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड में ये पूरी स्ट्रक्चर खुल जाएगी।
कहाँ दिक्कत आ रही है ऐसे नाम बताने में, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यहाँ भैया बनाना पड़ रहा है कम बजट में तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसको बढ़ाओ तो हम, हमारे पास वो खुल जाएगा, तो फिर तो हमारे पास ये सोचो, ये सारा वक्त अगर ये बनाने का बच जाए अपने पास, कितने ज्ञान हम तुम्हारे साथ फैल सकते हैं, है ना। चलो, समझ में आ गया पूरा सिस्टम, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का है, किन पार्ट से मिलके बन रहा है। नंबर 1 टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके बाद क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, एक्सेसरी डक्ट, ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, सॉरी वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, कॉमन एजेकुलेटरी डक्ट, ये यहाँ खुल जाएगी, यूरिथ्रा में बाहर निकलेगा स्पर्म, है ना। स्पर्म क्या, सीमन, सीमन में क्या है, प्लाज्मा प्लस स्पर्म। हमने कहा ग्लैंड भी तो कह रहे हो सर आप, 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तीनों के काम समझ में आ गए। ये अपने पास पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर स्वाहा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ तो लिया, पर इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर गैमेट फॉर्मेशन तो किया ही नहीं, तो अब हम इसका गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर स्पर्म बनाएंगे, चलो बनाते हैं। तुम ये उतार लो, फटाफट नोट्स बनाओ, अपन बना रहे हैं स्पर्म। अपना काम क्या, अपना काम स्पर्म बनाना है। चलो स्पर्म बनाते हैं भाई। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, इसको क्या चाहिए जिंदगी, रास्ते रास्ते। इसमें बनेगा बाबू स्पर्म, स्पर्म बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन सी सेल्स बनाएंगी, जर्म सेल, इनको क्या बोल रहे हैं, जर्म सेल। जर्म सेल को हम एक नाम और देते हैं, और वो नाम है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया हम ग्रुप ऑफ सेल को बोल रहे हैं, जैसे पूरी जो जर्म सेल है इनको सबको हमने एक कॉमन नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। अगर किसी एक सेल के बारे में बात करें तो इसको बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम, यम है हम। अरे क्या मूवी थी यार वो, स्पर्मेटोगोनियम। कादर खान साहब का क्या जबरदस्त काम है उस मूवी में, हिम्मत वाला, है ना, यम है हम। तो एक यम एक ही होता, तो एक सेल को हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम, और ग्रुप ऑफ सेल को स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया कौन सी सेल है, वही सेल है जो स्पर्म बनाएंगे, सिंपल मीनिंग है, बात समझ में आ रही है। अब सुनो, जब इन स्पर्मेटोगोनिया सेल में जैसे ही, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ सुनो, यहाँ पर क्या है, ऐसी कुछ सेल्स उपस्थित हैं, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया, है ना, ऐसे बाहर कुछ सेल्स लगी हुई हैं, इनका नाम है लीडिंग सेल, इनका नाम है लीडिंग सेल। अरे इनसे ही तो सारा काम है, अपन ये बात तो बताना ही भूल गए। सुनो, स्पर्म क्या हर टाइम बन रहे हैं, अभी तो बन रहे हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे जब बन रहे थे क्या, नहीं। स्पर्म बनने की शुरुआत कहां से हुई, जब ये बच्चा बड़ा होकर 12 से 13 साल का हो गया, तो 13 साल का होते ही इसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ। हाइपोथैलेमस सब गिन रहा है कि इसकी क्या हरकतें चल रही है, तो जैसे ये 12-13 साल का हुआ तो इसके हाइपोथैलेमस में एक गाना बजा, हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा जवारे। तो जैसे ही छोकरा जवा हुआ, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेट्स का मतलब ही जननांग होते हैं, है ना, तो ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन गया पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ये रही अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके किस भाग पे गया, आगे वाले एंटीरियर भाग पे, और यहां से 2 हार्मोन निकले, LH और FSH। ये LH और FSH कहाँ घुसे, टेस्टिस में। टेस्टिस में क्या मिल रही है, लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल पे जाकर ऐसे इन्होंने पट से हेडशॉट दिया इसके LH-FSH ने। इस लीडिंग सेल से ये बोल रहे हैं भैया लड़का जवान हो गया, कुछ काम कराओ। तो ये लीडिंग सेल मेल का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ही बताएगा कि यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन कराना है या नहीं कराना। तो जैसे ही लीडिंग सेल पे LH-FSH का हेडशॉट पड़ा, तो इस लीडिंग सेल ने बाहर निकाला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यही हार्मोन है वो हार्मोन जो एक लड़के में सेकेंडरी कैरेक्टर
डेवलप कराएगा, मतलब उसकी मसल्स को डेंस बनाएगा, मसल्स का विकास कराएगा, उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछों को लाएगा, उसकी आवाज लड़कियों से अलग करेगा, भारी करेगा। लड़कियों की आवाज क्या है? पतली। उनके सर पे बाल की ग्रोथ कम होगी ना, लड़कियों की ज्यादा होती है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो एक काम तो ये क्या करा रहा है, सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करा रहा है। दूसरा काम ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है यहां पर एंट्री मार रहा है ना, और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल पड़ी हुई है यहाँ पे। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन ने एंट्री मारी तो इधर ये स्पर्मेटोगोनिया सेल बोली, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन, और स्पर्मेटोगोनिया ने का हो गया एक्टिवेशन। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन ने स्पर्मेटोगोनिया सेल पर एंट्री मारी, स्पर्मेटोगोनिया सेल जो ये जर्म सेल हैं, इन्होंने यहां पर किया है समसूत्री विभाजन स्टार्ट। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस। क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस। और दूसरा नाम, अरे दूसरा क्या नाम, हिंदी नाम समसूत्री विभाजन है ना। समसूत्री विभाजन माइटोसिस का मतलब क्या है? अपनी सेल्स अपना नंबर बढ़ाएगी। ये अगर सेल की प्लॉइडी 2n है तो ये सेल भी क्या है? सारी 2n है। ये सेल भी क्या है? 2n है। इतनी बात क्या समझ में आ रही है? हाँ, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन ने एंट्री मारी, जर्म सेल ने अपना नंबर बढ़ाया, और बहुत सारे स्पर्म बनाने भाई, पहले अपना तो नंबर बढ़ाओ। तो ये अपना नंबर बढ़ा रही है। अब मैं यहां बना रहा हूं, इसका मतलब नहीं यहां नहीं है, सब तरफ बन रही है। हर सेमिनिफेरस टिब्यूल में हो रहा है ये काम। तो स्पर्म अपनी जर्म सेल ऊगोनिया अपनी नंबर बढ़ा रही है, बहुत सारे नंबर हो गए। जैसे ही ये सेल आगे बनी, इनका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या ये बात समझ आ रही है? स्पर्मेटोगोनिया ने समसूत्री विभाजन माइटोसिस करके आगे जो सेल बनाई है, उनका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब मैं ये दूसरे तरीके के डायग्राम से आपको समझाऊंगा। यहां पर वीडियो पॉज करो और इस बात को बनाओ अपने नोट्स में, फिर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे का खेल खेलेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आगे बनाओ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हो गया 1 मिनट, ऐसा थोड़ी होता है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनी है साहब? ऊगोनिया में समसूत्री विभाजन माइटोसिस से बनी है। इन्हीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऐसे बना रहा हूं मैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम संपन्न। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का क्या मतलब है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस 2 फेज में होता है, एक फर्स्ट और सेकंड। तो जैसे ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, ये इस एक सेल से ये 2 सेल बन जाएंगी। ऐसा सभी से बनाऊंगे? अरे नहीं यार, एक से समझ लो। इस एक सेल से 2 सेल बनी, ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट संपन्न हुआ, तो यहाँ पर ये अगर 2n है तो ये क्या है? इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? n। ये हमें पता है, मियोसिस फर्स्ट में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, आधा रह जाता है। तो जैसे ही इसमें मियोसिस 1 हुआ, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होते ही एक सेल से 2 सेल बनेगी, इनमें नंबर हो जाएगा हाफ। इनको क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या ये बात समझ आ रही? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आगे, क्या हो रहा है? आगे हो रहा है मियोसिस सेकंड पूरा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट, मतलब एक पूरा अर्धसूत्री विभाजन, एक पूरा मियोसिस कंप्लीट हो गया। और एक सेल से आगे कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल बन गई। इनकी सबकी प्लॉइडी क्या होगी? n। ये जो 4 सेल बनी है, इनको बोल रहे हैं हम स्पर्मेटिड। इनको क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटिड। क्या इतनी बात समझ आ रही? दोबारा से सुनो। जर्म सेल के अंदर क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया थे। स्पर्मेटोगोनिया के साथ क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया पे टेस्टोस्टेरोन पड़ा। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन आया, तूने हमारी एंट्री, दिल में बजी घंटी। घंटी बजते क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और 2 सेल बनी जिनको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया, तो कितनी बनी एंड में, 4। इन चारों को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको पॉज करके ये बनाओ, इसके आगे का डायग्राम इसके आगे ले जा रहा हूं। ओहो, ये क्या बनाया, ये वापस सेमिनिफेरस टेबल में आ गए हम। कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। अब ये देखो, ये अपने पास जर्म सेल, ये जर्म सेल, ये जर्म सेल, और बीच में पड़ी हुई है अपने पास सर टोली। किसकी टोली? सर की टोली। सर टोली, सर टोली। अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये लिख रहा हूं मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये क्या है, ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने, स्पर्मेटिड। क्या बने, स्पर्मेटिड, 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 स्पर्मेटिड। ये क्या इधर भी होंगे? अरे इधर भी होंगे, सब जगह बनाऊंगे। अरे नहीं यार, तुम स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे हो। इधर भी बन रहे हैं स्पर्मेटिड, इधर भी बन रहे हैं स्पर्मेटिड, इधर भी बन रहे हैं स्पर्मेटिड, सब जगह स्पर्मेटिड बन रहे हैं। सुनो, स्पर्मेटिड जैसे ही बनेंगे, अभी हमारे पास दूल्हा है, ये दूल्हा एग सेल से मिलेगा इसकी दुल्हन से, तो ऐसे बिना उसके ऐसे ले जाएंगे इसको, इसको प्रॉपर तैयार करवाएंगे। इसका पहले क्या करेंगे हम, इसको पार्लर पहुंचाएंगे, इसकी शेविंग वेविंग सेट करवाएंगे। कहने का मतलब क्या है, स्पर्मेटिड, ये हमारा स्पर्मेटिड अब मैं रेड से ही बना रहा हूँ। इस स्पर्मेटिड का हेड पोर्शन सर, इन सर्टोली सेल के अंदर घुसता है। स्पर्मेटिड का हेड पोर्शन सर्टोली सेल के अंदर घुसता है। इधर भी होगा ना, ये सर्टोली सेल के अंदर घुसे हैं। यहां पर क्या होगा, जैसे ये सर इसके अंदर घुसेगा, यहां पर होगा मॉडिफिकेशन। क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन। दोबारा सुनना, स्पर्मेटिड का सर्टोली सेल के अंदर अपना सर घुसाना, अपना सर घुसाना, सर घुसाना। क्या होगा इसके सर का, मॉडिफिकेशन। ये जो घटना है, ये जो घटना है, ये कहला रही है हमें स्पर्मियोजेनेसिस। देखो, स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मेटिड का सर्टोली सेल के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए अपना सर घुसाना क्या कहला रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। मियाऊ वाला मियो, स्पर्मियोजेनेसिस। एक बार इसका मॉडिफिकेशन हो गया, तो जो ये स्पर्मेटिड था, अब ये जब मॉडिफिकेशन हो चुका है, तो ये अब स्पर्मेटिड नहीं रहा है ना, बदले बदले से अंदाज मेरे। तो ये स्पर्मेटिड अब कहला रहा है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। क्या हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, जिससे क्या बन रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। इतनी बात समझ में आएगी। सुंदर स्ट्रक्चर, जोआ, जोआ नाम ही सुंदर। तो ये जो बनने वाली स्ट्रक्चर है, इसको बोल रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्मेटोजोआ, अच्छा यहाँ पर बीच में ल्यूमन है, मतलब ऐसे नहीं चारों तरफ कंपार्टमेंट है, तो बीच में क्या है, ल्यूमन। ल्यूमन के जस्ट नीचे कौन सी ट्यूब्यूल्स है, रेटेटेस्टिस, तभी हम डिस्कस करके आए। तो इस स्पर्मेटोजोआ को अब यहाँ ल्यूमन में डाला जाएगा, जो नीचे इसको रेटेटेस्टिस कैच कर लेगा। इन स्पर्मेटोजोआ को कहाँ डाला जा रहा है, ल्यूमन में। और जैसे ये ल्यूमन में जाएंगे अंदर, इस घटना को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन, वीर्य सेचन, स्पर्मिएशन। इस घटना को बोला जा रहा है स्पर्मिएशन। अब यहां से वापस ये सारे के सारे रेटेटेस्टिस से ऊपर वास डिफरेंशिया, और वास डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में ये स्पर्म मैच्योर होंगे। जो स्पर्मेटो जो है, ये कंप्लीट स्पर्म है, लेकिन अब ये मैच्योर होंगे, फिर ये पूरे के पूरे स्पर्म में बन जाएंगे। ये अपने पास पूरा का पूरा मेल वाला पार्ट कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा, सारी की सारी संरचनाएं पढ़ ली, और हमने स्पर्म फॉर्मेशन देख लिया, और हमने स्पर्म का मार्ग देख लिया, कैसे कैसे स्पर्म जा रहा है। अपने पास पूरा नर जनन तंत्र कंप्लीट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहीं से हम इसके आगे क्या पढ़ रहे हैं,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तैयार हो तुम? 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो आराम से, फिर पढ़ते हैं। तो अभी तक क्या पढ़ चुके हैं हम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पूरा कर चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया अपन ने, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। स्पर्म कैसे बना ये समझ लिया है। स्पर्म का अपन ने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया है कि भाई पहले कहाँ जाएगा, कौन कौन सी ये डक्ट में ट्रेवल करेगा और लास्ट में यूरिथ्रा में उतार दिया जाएगा, जहां से ये पेनिस के थ्रू वेजाइना में ट्रांसफर करा जाएगा। जब पेनिस से वेजाइना में ये पूरा सीमन चला जाएगा तो अपन बोल रहे हैं इसको इंसेमिनेशन। ये तो अपन ने मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा कर लिया है ना। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो भाई, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बन रहा था? फास्ट फॉरवर्ड डिवाइड टेस्टिस था उसमें, उसमें क्या था, और ग्लैंड्स थी, दूसरा एक्सेसरी डक्ट थी, सहायक नलिकाएं थी, और फिर लास्ट में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस था। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है देखो। जैसे वहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवेरी। फिर वही बात आती है, जैसा कि मेल में आता है, अगर पेनिस नहीं है तो क्या बच्चा पैदा हो सकता है? हो सकता है। हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल तरीके से सीमन को लेंगे, फीमेल में इजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही जनरली गर्ल्स के दिमाग में ये बात आती होगी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स में क्या है? वेजाइना नहीं है, तो केवल सेक्स की स्ट्रक्चर है। ठीक बात है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवेरी, क्योंकि फीमेल गैमेट किस में बनेगा? ओवेरी में बनेगा। अरे बात समझना, जैसे थर्ड यूनिट में पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, है ना। सीधे सीधे क्या करेंगे अपन? सीधा ट्रांसफर ही करा देंगे, है ना। अब देखो, तो ओवेरी क्या है? फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। ओवेरी के बाद अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो फिर आता है यहाँ पर अपने फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, है ना। ये जैसे अपने वहां पर डक्ट पढ़ रहे थे ऐसे ही है। फिर फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, यूटेरस गर्भाशय, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होगा। देन यूटेरस का जो माउथ होता है, सर्विक्स, सर्विक्स, है ना। यूटेरस, देन सर्विक्स, और लास्ट में वेजाइना, लास्ट में वेजाइना। ठीक बात है ना। ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसी के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। फिर फेलोपियन ट्यूब, अभी मैं सबको इस सारी स्ट्रक्चर आपको एक बार में समझाऊंगा। देन उसके बाद यूटेरस गर्भाशय, देन उसके बाद सर्विक्स, और देन वेजाइना, योनि जिसको हम बोल रहे हैं, है ना। यहाँ लास्ट में एक चीज और इम्पोर्टेंट शामिल। अच्छा, यहाँ पर सर आपने ग्लैंड्स के बारे में तो कोई बात की नहीं भैया। ग्लैंड का सारा काम अपने भाई ओवेरी कर लेगी, बचा कुचा जो काम है अभी आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। वेजाइना के बाद यहाँ होती है मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां। क्यों साहब यहाँ पर मेमरी ग्लैंड अलग से क्यों पढ़ाई जा रही है? देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है बच्चा बनाना, बच्चा पैदा कर देना। एक फीमेल जो है वो एक बेबी को बनाएगी भी, उसको 9 महीने अपने पेट में कैरी भी करेगी, उसका डेवलपमेंट भी होगा, डेवलपमेंट के साथ वो बर्थ भी देगी, है ना, उसको बाहर भी निकालेगी, साथ के साथ उसकी फीडिंग, उसके खान पान का पूरा इंतजाम करेगी। क्यों? इसमें क्या शामिल है हमारा? बच्चे को दूध पिलाना, है ना। तो बच्चे की जो फीडिंग है वो भी किसके जिम्मे है? माँ के जिम्मे है। इसीलिए यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या मेमोरी ग्लैंड मेल में नहीं होती क्या? क्या हम मैमल्स नहीं है क्या सर? हमारे पास भी तो मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड है पर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट किसमें होता है? उसका फीमेल में। इसलिए मेल में दूध नहीं बनता है, किसमें बनेगा? फीमेल में बनेगा। यही बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ तक, है ना। तो इन पार्ट से मिलकर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो बेसिक बेसिक से हम पहले स्टार्ट करते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आधी चीजें आपको वहीं से समझ आ जाएंगी। अपन एक डायग्राम बना रहे हैं। आप सभी ने नाशपाती देखा? नाशपाती पियर, है ना। ऐसा नहीं लग रहा है पियर को उल्टा करके रख दिया? एग्जैक्ट सेम लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, है ना। ये क्या है? उल्टा नाशपाती। ठीक है। तो उल्टे नाशपाती जैसा क्या है हमारे पास? यूटेरस, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या कहला रही है? यूटेरस।
यूटेरस से दो साइड दो ट्यूब निकल रही हैं, दो ट्यूब निकल रही हैं, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। यार इसको रब करना पड़ेगा, छोड़ो, इधर समझो, है ना। स्ट्रक्चर यहां लिखूंगा, देखो ये यूटेरस है, इधर भी ऐसा ही सीन है ना। हाँ, इस यूटेरस के पास में ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब। यही सेम स्ट्रक्चर इधर भी है, तो यहाँ भी फैलोपियन ट्यूब है। यूटेरस से लगी हुई जो हमारे पास नलिका जो डक्ट है उसको क्या बोल रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं। ये जो यूटेरस के टच बिल्कुल सबसे पास वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इस्थेमस, इसको बोलते हैं इस्थेमस। ये जो आपको फूला फूला पार्ट दिख रहा है ना, फूला फूला, एम्पुला, इस भाग को बोल रहे हैं एम्पुला। और ये जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है फेलोपियन ट्यूब का, इसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम यहाँ आएगा नहीं तो अपन यहाँ लिख देते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के नीचे ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ऐसे, है ना, इनको बोल रहे हैं फिम्बरी। इनको बोल रहे हैं फिम्बरी। फिंगरी नहीं है, फिंगर जैसे फिंगरी, नो, फिम्बरी। इनको बोल रहे हैं फिम्बरी। अब यही पोर्शन क्या इस साइड भी होगा? सेम यही है ना। देखो यूटेरस, यूटेरस के सबसे पास वाला जो फेलोपियन ट्यूब का पोर्शन है उसको बोल रहे हैं इस्थेमस, फूला फूला, एम्पुला। और लास्ट वाला पार्ट बोल रहे हैं इनफंडीबुलम। ठीक है, इनफंडीबुलम के लास्ट में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे जिनको हम बोल रहे हैं फिम्बरी। यही फिम्बरी के नीचे ही यहाँ पर फीमेल की प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होती है, इसको बोल रहे हैं ओवेरी। इसको बोल रहे हैं ओवेरी, समझ रहे हो। एक ओवेरी यहां मिलेगी तो एक ओवेरी यहां भी मिलेगी। ये छोटी सी होती है बादाम के शेप की, पर काम बड़े बड़े करती है ना। हाइट कम हाइट ज्यादा, ओवेरी। ठीक है, ये बादाम की शेप की ओवेरी होती है। अब ये ओवेरी ऐसे हवा में लटकी है क्या? नहीं लटकी है, ये ऐसे लिगामेंट द्वारा ऊपर जुड़ी हुई है। ठीक है, यूटेरस की वॉल से जुड़ रही है ऐसे ओवेरी लिगामेंट द्वारा। पर यहाँ पर वो दिखा नहीं पाऊंगा मैं, तो ऐसा मान लो इसके नीचे जस्ट नीचे क्या है? ओवेरी है। ठीक है, एक सेकंड में गेट लगा दो, नॉइज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये ओवेरी हो गई। सेम यहाँ पर भी ओवेरी मिलेगी अपने पास। ये उल्टे नाशपति या उल्टी ईयर जैसा क्या हो गया? यूटेरस हो गया। ठीक है, इस यूटेरस की, यूटेरस के माउथ पे एंड ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोल रहे हैं सर्विक्स। इसको बोल रहे हैं सर्विक्स। यूटेरस के बाद जो स्ट्रक्चर आ रही है इसको क्या बोल रहे हैं? सर्विक्स। इसको हिंदी वाले बड़ा अजीब ही नाम देते हैं, गर्भाशय की ग्रीवा, पता नहीं क्या चाहते हैं, है ना। ये सर्विक्स कहला, आप सर्विक्स ही याद रखो, गर्भाशय ग्रीवा वगैरह छोड़ो। और इसके पास एक मस्कुलर ट्यूब है। ये जो मस्कुलर ट्यूब है, इस मस्कुलर ट्यूब को बोल रहे हैं वेजाइना। ये ट्यूब है वेजाइना, है ना। ठीक बात है। हम क्या कह रहे हैं कि यूटेरस हमारे पास ओवेरी कवर हो गई, ये रही दो ओवेरी है, एक जोड़ी मतलब दो ओवेरी। फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है, दो होती है, ये भी यूटेरस से लगी हुई। इसके पार्ट है स्थेमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम। ठीक है, देन ये यूटेरस अपने पास स्ट्रक्चर है। यूटेरस के बाद सर्विक्स आता है और सर्विक्स के बाद वेजाइना आती है। ठीक बात है, ये पूरी की पूरी अपने पास स्ट्रक्चर है। एक बात और है, यही समझ लो, यूटेरस क्या है। देखो यूटेरस ऐसे अपने एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, पेल्विक कैविटी, है ना, ऐसे लगी हुई फीमेल के लगी हुई संरचना है, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बच्चेदानी बोलते हैं। जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो वो इस यूटेरस में होगा। अब क्या होगा, ये यूटेरस का ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे अपने पास आजकल जो जीन्स वगैरह शर्ट वगैरह क्या आती है, वो इलास्टिक वाला कपड़ा आता है, ऐसे इलास्टिक, है ना। आप ऐसे स्ट्रेच भी करोगे तो इलास्टिक हो जाएगा, जोगर्स जो हम पहनते हैं इलास्टिक वाले। ऐसे ये यूटेरस क्या है, ये इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ये आगे की तरफ बढ़ने के लिए
बिल्कुल कैपेबल है। जैसे इसमें बच्चे का डेवलपमेंट होगा ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपको वीडियो में नहीं दिख पा रहा, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ तो जब ये यूटेरस में बच्चा बढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि वो पेट के अंदर है, जबकि बच्चा पेट में नहीं होता, स्टमक में नहीं है, वो यूटेरस में ही है, वो उसका डेवलपमेंट ऐसे हो जाएगा। तो फीमेल का ये वूम बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? यूटेरस के पास तीन लाइनिंग होती। लाइनिंग मतलब इसकी परत, ये यूटेरस है, इस ये तीन कोशिकीय परत से मिलके बना है। देखो अब मैं इसको यहां से रब करके तीनों कोशिकीय परत बनाने जा रहा हूं। देखो ये जो सबसे इंटरनल, सबसे एक्सटर्नल है, सॉरी, सबसे बाहरी जो परत है ये वाली, एक कोशिका की जो सबसे बाहरी परत है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं पेरीमीट्रियम। इसको बोल रहे हैं पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम हिंदी में भी लिख देता हूं, पेरीमीट्रियम। ठीक बात है, सबसे बाहरी परत। इसके बाद, इसके बाद जो सेंटर वाली लेयरिंग है, जो सेंटर वाली लेयरिंग है, इसको बोल रहे हैं हम मायोमीट्रियम। इसको बोल रहे हैं मायोमीट्रियम। ये है अपनी मायोमीट्रियम। ये बहुत मस्कुलर लेयर होती है। जब एक फीमेल को पीरियड स्टार्ट होता है तो ये मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसको क्रैम्प आता है, उसको लगता है मेरा पेट दर्द कर रहा है, पर वो पेट दर्द नहीं कर रहा होता है, वो यूटेरस की इस मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन हो रहे होते हैं, तो उसका उसको पेन फील होता है। ठीक है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये मैं अलग से रेड बना रहा हूँ, और रेड बनाने का रीजन भी है, अभी आपको समझ आएगा। ये है एंडोमीट्रियम। लास्ट वाली सबसे अंदर वाली क्या है? एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम, यही वो एंडोमीट्रियम है जो, जिसके अंदर एक बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो हर मंथ ये एंडोमीट्रियम बनेगी और टूट जाएगी, बनेगी और टूट जाएगी। इसके अंदर ब्लड सप्लाई भरी जाएगी अच्छे से, और हर महीने अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, तो ये एंडोमीट्रियम ही टूट के यहाँ से टूटेगी और ये वेजाइना से बाहर आ जाएगी। बाहर आएगी तो इसके साथ जो टिश्यू आ रहे हैं, साथ में ब्लड आ रहा है, यही ब्लीडिंग है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की पीरियड्स, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं, है ना। तो पीरियड्स की ब्लीडिंग क्या है? ये एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ रही है। एक बात है, मैं जो टॉपिक है अभी आज ही पढ़ाऊंगा यहाँ पर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपको बहुत अच्छे से आराम से सब समझ आ जाएगा। तो सर क्या ये इस साइड भी है क्या? अरे भाई हाँ, इधर भी है, बस मैं बना नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि देख पा रहे हो आप? हाँ, दोनों साइड होगा, क्या फायदा है ना। स्मार्ट वर्क करो। एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, और बाहर की पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और अंदर वाली एंडोमीट्रियम। तो ये पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। आप ये डायग्राम बना लो यहीं पे पोज करके, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमोरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा ना यार। मैं यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया लिखना तो भूल ही गया। इसमें एक चीज और ऐड करो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननेंद्री। अब कई लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आया होगा कि सर एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में पेनिस था तो फीमेल में वेजाइना है, तो सही नहीं है। वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है, वेजाइना बाहर से नहीं दिखती, इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ। जो बाहर से दिखने वाली स्ट्रक्चर है वो अलग है, ठीक है। तो अजान हो रही है, आप इस डायग्राम को बनाओ आराम से। मैं अभी 5 मिनट में नमाज पढ़ के आया, और मैं यहीं से एडिट कर दूंगा वीडियो, ठीक है। आप ठीक है, बनाओ। हाँ भाई, तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। मुझे लग रहा है कि अब तक ये आपने पूरा इसके नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का यार सिंपल मतलब है जो स्ट्रक्चर हमें बाहर से दिखाई दे, है ना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाहर से दिखाई दे, वही एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो बनाते हैं भाई एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
ये जो मैं लिप जैसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये जो लिप जैसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, नहीं यार सॉरी, चीजों को सिंप्लीफाई रखते हैं, उसी में भलाई है। ठीक है, देखो क्या है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमें बाहर से दिख रहा है उसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब यहाँ क्या है, देखो लिप, अगर हमारी जो लिप की स्ट्रक्चर है ना, लिप की जो स्ट्रक्चर है, लिप की जो स्ट्रक्चर है, इसको लिप की स्ट्रक्चर को ऐसे खड़ा कर दिया जाए, ऐसे रख कर दिया जाए, तो यही स्ट्रक्चर फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाहर से दिखता है। लिप के नाम पर इसका नाम है लेबिया, है ना। तो ये दो टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर है जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं। ये दो टाइप के लिप हैं जो बाहर से दिख रहे हैं। जो बड़ी वाली संरचना है इसको बोल रहे हैं लेबिया मेजोरा, जो बड़ा वाला लिप है उसको बोल रहे हैं लेबिया मेजोरा। इसके ही पास जो छोटा वाला है उसको बोल रहे हैं लेबिया माइनोरा। बेसिक सी बात है, बड़ा है मेजोरा है, जो छोटा है वो माइनोरा है। ठीक है, तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये ऊपर जहां पर हेयर ग्रोथ दिखती है फीमेल के अंदर, इसके फैटी टिश्यू भरे होते हैं, यहाँ से हेयर ग्रोथ दिखती है। ये जो हेयर ग्रोथ दिखती है यही इस पोर्शन को, इस एरिया को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, जहां पर सेकेंडरी हेयर्स आते हैं फीमेल के, जब वो लड़की 12-13 साल की हो जाती है हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर आते हैं उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ये लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक बात है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग तो ये वाली है, मैं इसको रेड से बनाता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा। एक ओपनिंग तो ये वाली है, इसके पास एक ओपनिंग है ये वाली, इसके अंदर है वेजाइना, तो इसको हम बोल रहे हैं वेजाइना। इसके अंदर जो ट्यूब है उसको बोल रहे हैं वेजाइना, सिंपल बात है। और इसके ऊपर एक ओपनिंग और है, ये वो ओपनिंग है यूरिथ्रल मीटियस वाली। एक बार मैं लिख देता हूं फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब देखो सिंपल बात है, सिंपल बात, सिंपल मीनिंग समझो क्या है। देखो क्या है कि जो मेल है उसमें यूरिथ्रा पेनिस में ओपन होती है, मतलब यूरिन को जो लाने वाली ट्यूब है वो पेनिस में ओपन होगी, यानी एक मेल जो है वो मूत्र विसर्जन या यूरिनेशन पेनिस के द्वारा करेगा। सिंपल बात है, पर फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में वेजाइना केवल केवल सेक्स के लिए बनी हुई स्ट्रक्चर है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ से फीमेल यूरिनेशन नहीं करती हैं। फीमेल यूरिन करने के लिए इस वेजाइना पोर के ऊपर एक यूरिथ्रल मीटियस होता है, जहां से यूरिनेशन यूरिन बाहर निकलता है। ठीक बात है, दोनों अलग अलग ओपनिंग है। इसके ऊपर यहाँ पर एक पेनिस जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये छोटा पेनिस है सेम टू सेम पेनिस जैसी स्ट्रक्चर है। ये इरेक्ट भी होती है जब फीमेल को सेक्सुअल सेंसेशंस आती हैं, संवेदनाएं आती हैं उनको, है ना। जैसे मेल को सेक्सुअल सेंसेशन आती है तो पेनिस की तरफ क्या कर दिया जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाता है, तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है ना, वो ऐसा होता है फिर ऐसा हो जाता है। ऐसे ही ये भी इरेक्ट होती है ना। ये जो स्ट्रक्चर है जो फीमेल में पेनिस जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं क्लाइटोरिस। इसको क्या बोल रहे हैं, क्लाइटोरिस। फीमेल में ये क्राइटोरिस इरेक्ट होता है पेनिस की तरह, है ना। ये पाया जा रहा है यहाँ पर ऊपर टॉप पर, उसके पास है ये यूरिथ्रल मीटियस जहां पर यूरिनेशन के लिए ओपनिंग है, फिर नीचे है ये वेजाइनल ओपनिंग। ठीक बात है। वेजाइना के अंदर एक पतली ट्रांसपेरेंट झिल्ली मिलती है। इस वेजाइना के अंदर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट झिल्ली मिलती है, इस झिल्ली का नाम है हाइमन। इस झिल्ली का नाम है हाइमन। जनरली ऐसा होता है कि जब एक फीमेल पहली बार सेक्स की प्रोसेस करती है तो क्या होता है, पेनिस जब इस हाइमन से टकराता है तो ये हाइमन ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, और इसके अंदर जो पतली ब्लड सप्लाई है वो ब्रेक होती है, टूटती है, तो हल्का हल्का ब्लड यहाँ वेजाइना से बाहर आता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हाइमन है, मतलब ये पहली बार जो मैन गया उसको हाई कर रही है, हाई मैन, है ना। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या हुआ है, जब ऐसा जनरली ऐसा होने लगा है ना, तो लोगों ने इसको क्या मान लिया, एक हाइपोथेसिस अपने दिमाग में क्रिएट कर लिए
जिस फीमेल में ये हाइमन मिलेगी वो वर्जिन है, और जिसमें नहीं मिलेगी वो वर्जिन नहीं है ना। तो ये फीमेल का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए एक टॉपिक मिल गया है हमारे मर्द समाज को। जो क्या कर रहा है, शादी के बाद मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लड़कियों को इवन एक घर की औरतें ना वाइट बेडशीट देती हैं, वाइट चादर देती हैं, वो चेक करना चाहिए कि इसकी हाइमन ब्रेक डाउन होती है या नहीं होती है। मतलब अजीब समाज है हमारा, है ना। यहाँ कपड़े पहनने पर अलग अलग बातें बनती हैं, पर जो किसी दूसरे की बेटी घर में नई नई आई है, अभी उसको एक दिन भी नहीं हुआ है, उसका कैरेक्टर चेक करने में लगा हुआ है सारा परिवार। मतलब अलग लेवल पे है इंडियंस की थॉट। मतलब और आप अगर सुधारने के लिए दो चार बात कह दो तो इनके सेंटिमेंट्स इतनी जल्दी हर्ट हो जाएंगे। अभी ये पता नहीं क्या क्या, छोड़ो, अपन इस लवड़े में पड़ते ही नहीं है ना। अपन तो सिंपल बात जानते हैं, ये हाइमन एक पतली ट्रांसपेरेंट झिल्ली है जो वेजाइना के अंदर पाई जाती है। जनरली क्या होता है, कुछ जो स्पोर्ट्स वुमन होती है जो कि काफी एक्टिव स्पोर्ट्स में, वेट लिफ्टिंग में है, या स्ट्रेच वगैरह उनको ज्यादा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें ये हाइमन टूट जाती है। ऐसे कोई बात नहीं कि ये सेक्स के दौरान ही टूटे, ठीक बात है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया अपने पास किसकी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, फीमेल की। ठीक है, दोबारा रिपीट करा देता हूँ। वेजाइना के ऊपर दो लेबिया होंठ जैसी स्ट्रक्चर है, बड़ी वाली है लेबिया मेजोरा, इसके अंदर ही छोटी वाली मिलती है लेबिया माइनोरा। इसमें ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर यूरिन की ओपनिंग है, जहां से यूरिन पास आउट होता है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रियल मीटियस। फिर उसके ऊपर मॉन्स प्यूबिस है। मॉन्स प्यूबिस क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर क्या लगता है, सेकेंडरी हेयर्स आते हैं। सिंपल सिंपल बात है ये। और ये पेनिस जैसी स्ट्रक्चर फीमेल के पास क्या है, क्लाइटोरिस। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। इसके बाद में चल रहा हूँ मेमोरी ग्लैंड पे, ठीक है। इसको रब करके बनाओ, सॉरी इसको पोज करके बनाओ, है ना। यही वीडियो पोज करके बनाओ, ठीक है। मैं जब तक रब कर रहा हूँ, आपको लगा होगा सर आपने ओवेरी तो पढ़ाई नहीं है। भाई ओवेरी पढ़ाऊंगा डिटेल में, ऐसा नहीं, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओवेरी तो पूरी पढ़नी ही है हमें, क्यों, क्योंकि इसमें ही तो गेमिट बनेगा। अब आ जाओ मेमोरी ग्लैंड पे। देखो भाई, ये पसलियां हैं हमारी, रिप्स हैं, रिप्स के सहारे सहारे, रिप्स के सहारे सहारे फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड सभी में है, ऑलमोस्ट सभी में है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किसमें होता है, फीमेल में, है ना। हमारे पास भी मेमोरी ग्लैंड है पर डेवलप नहीं है, फीमेल की मेमोरी ग्लैंड डेवलप है। अब एक फीमेल में ये जो मेमोरी ग्लैंड है, इसके अंदर मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लोब्यूल्स क्या कह रहे हैं हम, वही कंपार्टमेंट, ऐसे लोब्स पाए जाते हैं, ये लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स हैं, इन्हीं के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। सिंपल बात है। क्या हो रहा है यहाँ पर फैटी टिश्यू का जमाव ज्यादा है ना। मेल की तुलना में फीमेल में बहुत ज्यादा फैटी टिश्यू जमा है स्तन के चारों तरफ। किसकी वजह से जमा है, एक हार्मोन आता है एस्ट्रोजन। ये कौन सा हार्मोन है, ये फीमेल का एंड्रोजन है। मतलब जब एक फीमेल 12-13 साल की होती है, एक बच्ची, तो 12-13 साल बाद उसके हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीट होता है जीएनआरएच वगैरह, मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर क्या हो रहा है वहां से, जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेट हुई, फॉलिकल से निकलने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। अभी फॉलिकल्स कहोगे आप क्या है, तो अभी मैं समझाऊंगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, है ना। मतलब ऊ जेनेसिस में समझाऊंगा फॉलिकल्स क्या है। तो फॉलिकल से स्टिमुलेट होने वाला हार्मोन ही एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जैसे ही ब्लड में आता है तो ये फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करवाता है, जैसे बालों का बढ़ना, आवाज का पतली होना, स्तनों का विकास। उन्हीं में ये स्तन मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा इससे, ठीक है। क्या करेगा ये, सिंपल बात है, ये इसकी साइज बड़ी करेगा और इसमें चारों तरफ फैट का डिपोजिशन करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो ब्रेस्ट है बड़े लगने होने लग जाएंगे। ये इसके आगे वाला पोर्शन, ये निप्पल है, निप्पल है, इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, है ना। सूक्ष्म छिद्र की वजह से जब दूध बन के बाहर आता है तो इन छिद्रों से बाहर आ जाता है, बेबी इसको सक करता है और वो दूध को आराम से पी पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इन मेमोरी लॉब्यूल्स में इन लिख ही देता हूं मैं यार, ये है अपने पास मेमोरी लॉब्यूल्स, मेमोरी लॉब्यूल्स, मेमोरी, हर इसमें हर जगह मेमोरी वर्ड यूज देखोगे आप, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड बात है। इनके अंदर क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। मिल्क का प्रोडक्शन कराने के लिए एक हार्मोन आएगा जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है।
ये प्रोडक्शन कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन को कर रहा है प्रोलैक्टिन। याद कैसे रखोगे? मिल्क में, दूध में कौन सी शुगर होती है, कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। तो जहाँ लैक्टिन आ रहा है ना, तो बनाने वाली क्या है? प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा। ठीक बात है। एस्ट्रोजन क्या है? जो इसमें इसका साइज बड़ा करा रहा है, इसमें फैट का डिपोजिशन करा रहा है। ठीक बात है। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पर एंटर करता है तो यहाँ पर अंदर मिल्क का सिक्रीशन होना चालू कर देता है। अब मिल्क का सिक्रीशन किसके अंदर होगा? यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे एल्वियोलाई पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं? एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई तो आप कहोगे सर एल्वियोलाई तो लंग्स में होते हैं। अरे भाई लंग्स का पेटेंट ही थोड़ी है। जो भी ऐसी स्ट्रक्चर दिखे आपको पतली एपिथेलियम वाली, उसको हम एल्वियोलाई बोल देते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई के अंदर प्रोडक्शन किसका हो रहा है? मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे इन एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, अब बेबी बाहर आ गया, बच्चा बाहर आ गया, उसने यहाँ पर सकिंग की है, इस निप्पल से सकिंग की है। जैसे ही बच्चा बेबी माँ के ब्रेस्ट पर सकिंग प्रोसेस करता है, एक हार्मोन आता है। अब यहाँ पर सारा हार्मोन का खेल है जो आपको याद रखना है, और वो हार्मोन है कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ये सब नीट के लिए रामबाण बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी बता रहा हूँ। अगर आप ये वन शॉट देख रहे हो ना, ये काफी है, इस यूनिट के लिए सफिशिएंट है। बोर्ड हो चाहे नीट हो, कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है इससे। ठीक बात है। हाँ, तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? यहाँ पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करा रहा है, फैट जमा रहा है, एडिपोज टिश्यू। ये फैट जो जमा होते हैं कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू। प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है? मिल्क का प्रोडक्शन करा रहा है। देन ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? जब ये बेबी इसको ब्रेस्ट को सक करेगा तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन आएगा जो यहाँ से मिल्क को बाहर निकलवाएगा। ठीक है। अब ये मिल्क यहां से ऐसे ही बाहर नहीं आ रहा है, ये कुछ मेमरी ट्यूब्यूल से बाहर आ रहा है, मेमरी ट्यूब्यूल से बाहर आ रहा है। इस सब जगह मेमरी ट्यूब्यूल्स बना रहा हूं मैं, इनसे बाहर आ रहा है मेमरी ट्यूब्यूल्स, है ना। ये सब जगह मेमरी ट्यूब्यूल्स बना रहा हूँ। ये छोटी छोटी जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं इनका नाम है मेमरी ट्यूब्यूल्स। इन मेमरी ट्यूब्यूल्स से बाहर आ रहा है। जैसे ये इस एक लोब्यूल्स में से आने वाली ट्यूब्यूल्स है, तो बीच में ये फूला फूला भाग बनाते हैं, और अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं फूला फूला क्या कहलाता है? एम्पुला। तो इस वाले रीजन को बोलते हैं एम्पुला रीजन। ठीक है। एम्पुलरी रीजन यहाँ भी है, ये फूला फूला क्षेत्र बनता है, इसको बोल रहे हैं एम्पुला। इन सारे एम्पुला से, इन सारे एम्पुला से एक बहुत इंपॉर्टेंट डक्ट निकलती है। यही डक्ट याद करने वाली है। ये हर जगह एम्पुला बन रहा है, इस एम्पुला से डक्ट निकल रही है, और इन डक्ट को बोलते हैं इंपॉर्टेंट, याद कर लो, स्टार लगा लो, लेक्टिफेरस डक्ट। ये कौन सी डक्ट है? लेक्टी, स्पेलिंग तो सही लिख रहा हूं ना मैं यार, अरे कहाँ पहुंच रहे हैं हम? लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है। कौन सी डक्ट निकल रही है एम्पुला से? लेक्टिफेरस डक्ट। क्या कर रही है लेक्टिफेरस डक्ट? ये लेक्टिफेरस डक्ट मिल्क लेके आ रही है, कहां से? इस रीजन से, एम्पुला वाला रीजन से। एम्पुला वाले रीजन पर मिल्क कौन लेके आया? मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स कहां से मिल्क लाई? अंदर एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई कहां प्रेजेंट है? मेमरी लोब्यूल्स में। ठीक है। स्तन में, ब्रेस्ट में बहुत सारे मेमरी लोब्यूल्स हैं, उन मेमरी लोब्यूल्स में बहुत सारे एल्वियोलाई है। इन एल्वियोलाई में प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क बन जाता है। जब बच्चा पहली बार सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा जो ये मिल्क रिलीज करवाएगा। ये मिल्क मेमरी लोब्यूल्स में आएगा, मेमरी लोब्यूल से एम्पुला में जाएगा, एम्पुला वाले भाग से लेक्टिफेरस डक्ट आ रही है जो सीधे कहां ओपन हो रही है? निप्पल में। और ये निप्पल से जैसे ही वो सक करेगा, ये निप्पल के ऊपर छोटे 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 बहुत सारे छेद है। एक्चुअली में जो ये जो ब्रेस्ट है ये है क्या? सेबेशियस ग्लैंड का रूप मॉडिफिकेशन है। तो सेबेशियस ग्लैंड, अपना जो पसीना आता है, मेरे जो अभी तुम देख रहे होंगे ये जो मैंने फेंका है, ये क्या हुआ? यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र है ना, इनसे पसीना बाहर आया। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे छोटे 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 छिद्र है, तो वहां से क्या बाहर आएगा? मिल्क बाहर आएगा, दूध बाहर आएगा। हो गई बात कंप्लीट। तो ये बेबी के अपन ने न्यूट्रिशन का भी काम कर लिया। ठीक है। इसको बनाओ, पॉज करके फटाफट अपने नोट्स में डालो ताकि तुम्हारे दिमाग में रह जाए। ये तीनों बातें लिखना मत भूलना। एस्ट्रोजन क्या काम करवा रहा है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करवा रहा है। प्रोलैक्टिन क्या करवा रहा है? मिल्क प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रीशन। अरे यार, एक तो अपनी राइटिंग बचपन से डॉक्टर वाली है। मिल्क सिक्रीशन, ऊपर से ये चैटिंग जब हमारे जमाने में पहली बार इन्वेंट हुई, और हम वो छोटे वाले कीपैड से जब चैटिंग्स किया करते थे, है ना। अब वीडियो कॉल तो हमारे जमाने में था नहीं, हमारे जमाने में था
नोकिया 1208, और उस पर ऐसे क्यू दबाने के लिए एक बटन को 4 बार प्रेस करना पड़ता था, तब जाके क्यू आता था, है ना, और जेड दबाना हो तो मरे। तो उस जमाने से हम जो टाइपिंग कर रहे हैं, हम ही लोगों ने इन्वेंट किए शॉर्ट में हर चीज लिखना, है ना, जैसे प्लीज को PLZ है ना, बिकॉज को BCZ। तो वो करने का इतना बुरा असर हमारे ऊपर पड़ा है कि स्पेलिंग्स भूल चुके हैं अब हम। अब जब भी पढ़ा रहे, अगर इस बोर्ड पे भी आप देखोगे 5-50 रॉन्ग स्पेलिंग्स आपको मिलेंगी, तो इस बात पे ध्यान नहीं देना जो पढ़ा रहा हूँ। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि नीट में स्पेलिंग नहीं आएगी, नीट में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। बारिश का टाइम है और मुझे पता नहीं क्या काट रहा है नीचे, कोई बात नहीं, तुम जब तक ये मिल्क बनाओ, सॉरी ब्रेस्ट बनाओ, है ना। हाँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपन, और वो है अपना oogenesis। नेक्स्ट टॉपिक oogenesis। यार थक गया मैं पढ़ाते पढ़ाते, अब मेरी हालत हो रही है डाउन, है ना। ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया अपन को? 2 घंटे के आसपास तो हो गया। कंटिन्यू करें क्या? चलो oogenesis तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है ठीक है, पढ़ाओ पढ़ाओ सर। जोश जोश में सर ने बनाया वन शॉट, लेकिन आधे में ही दम तोड़ा है ना। oogenesis तो पढ़ ही लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं पार्ट 2 कर देते हैं वन शॉट का, है ना। अपन कौन से अपने प्रधानमंत्री बात से मुकर जाते हैं अपने, क्या, ठीक है। तो oogenesis, oogenesis, ठीक है। अंड जनन, असल में क्या है? गैमेटोजेनेसिस ही है, मतलब हम गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे। जैसे मेल में गैमेट क्या है? स्पर्म। तो जब मेल का गैमेट बनाना है तो हम क्या नाम दे देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही जब फीमेल का गैमेट बनेगा तो क्या नाम दे देंगे? oogenesis। सिंपल बात है। चलो oogenesis बनवाएंगे भाई। अब आजा भाई ओवेरी, 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 ओवेरी। ये रही अपने पास ओवेरी, बादाम जैसे शेप की है। मैंने बड़ी बनाई है, इतनी बड़ी कौन सी बादाम आ गई? बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये इसका बीच वाला भाग है, इसको बोल रहे हैं कॉर्टेक्स, और ये वाला भाग है मेड्यूला। दोनों को मिला के बोल देते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, ये है मेड्यूला। दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारी सेल्स पड़ी हुई है अंदर, सेल्स, बहुत सारी सेल्स, सेल्स ही सेल्स, कोशिकाएं ही कोशिकाएं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पड़ी हैं, बहुत सारी सेल्स पड़ी हैं। इन सेल्स को क्या हुआ? ये सेल्स करेंगी क्या? oogenesis। पर oogenesis बहुत ही खतरनाक चीज है ना। इतिहास में इतनी खतरनाक चीज दूसरी है ही नहीं। मतलब आप इतिहास उठाओ, पृथ्वी के बनने से निर्माण से लेकर यहाँ तक का इतिहास उठाओ, तो oogenesis से खतरनाक कुछ भी नहीं है। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? अरे ये oogenesis, मेल बेचारा बच्चा बना, पैदा हुआ, उसने 13 साल इंतजार किया, तब जाके उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। ये oogenesis ऐसी प्रोसेस है, ये फीमेल में, जब ये फीमेल अभी फीटस अवस्था में, ये मतलब गर्भावस्था में, भ्रूण ही है, एम्ब्रियो ही है, ये कंप्लीट बाहर भी नहीं आई है, अभी इसकी ओवेरी बनी ही है, वहीं पर ये oogenesis स्टार्ट कर देगी। मैं क्या कह रहा हूँ? ये बच्ची अभी 1 साल की भी, 1 साल सॉरी, इसका बर्थ भी नहीं हुआ है, इसका बर्थ डेट भी नहीं आई है अभी, है ना। अभी कोई कैंडल नहीं जला है, कोई इसका बेबी को अंदर, माँ को, वो आजकल चल रहा है ना, पर जब बच्ची पैदा हो जाती है तो वो ऐसे लेके गृह प्रवेश करती है, अभी वो भी नहीं हुआ इसका, ये अभी गर्भ में ही है ना। तभी इसका क्या स्टार्ट हो चुका है? oogenesis। वाह, बताओ क्या हो रहा है इस oogenesis की प्रोसेस में? हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जो oogenesis की प्रोसेस करवा रही है ये जो सेल है, इनको वही वापस हम जर्म सेल बोल रहे हैं। कौन सी सेल है? जर्म सेल। इनको जैसे हमने मेल में जो जर्म सेल थी उनको नाम क्या दिया है? स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ इनको क्या बोल देंगे? ऊगोनिया। इनको क्या बोला? ऊगोनिया। अब वही वाली बात है, जहां एक सेल को हम क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोगोनियम, और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर भी ऊगोनिया ग्रुप ऑफ सेल है, और एक सेल क्या है? ऊगोनियम। यम है हम, ऊगोनियम, ठीक है। तो मैं अब इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट करा रहा हूं उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? oogenesis। तो मैं इस देखो, एनसीईआरटी ने इस ओवेरी में करवा रखी सारी हरकत है,
पर ओवेरी में करवाऊंगा, आपके समझ में नहीं आएगा, ये श्योर बात है। जो भी टीचर ये ओवेरी में पढ़ाता है ना, वो बच्चा ओवेरी में घूम कर जाता है, उसके दिमाग में नहीं जाती वो बात। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ और आपको एक एक डायग्राम अलग से बना के बता रहा हूँ। ये वाला डायग्राम आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, ये वाला डायग्राम आप यहीं पर बनाओगे अपने नोट्स में और उसको सीखोगे मेरे साथ। चलो देखो क्या हो रहा है, oogenesis की प्रोसेस में क्या हो रहा है ना। सुनो, अभी ये बच्ची गर्भ अवस्था में ही है और गर्भ अवस्था में ही इसके पास ये कौन सी सेल है, एक सेकंड। हाँ, तो क्या हुआ है अभी ये यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, ये ऊगोनिया है, ये ऊगोनिया है ना। इस ऊगोनिया में हुआ वापस समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस, और माइटोसिस करके इन्होंने ये कुछ सेल्स बना लिए, सेम वैसे ही जैसे कि अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में बनाई थी। तो इनको क्या बोल रहे हैं हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी, अरे सॉरी, प्राइमरी ऊसाइट, क्या कह रहे हैं इनको, प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, तो मैं एक प्राइमरी ऊसाइट यहाँ पे ले रहा हूं, ये प्राइमरी ऊसाइट ले ली मैंने, इसका है ये न्यूक्लियस है, किससे बनी है, माइटोटिक डिवीजन से बनी है। ये ऊगोनिया से माइटोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे कि हमने क्या बनाई थी, स्पर्मेटोसाइट, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो अब ये प्राइमरी ऊसाइट है अपने पास, ये है प्राइमरी ऊसाइट, सिंपल बात है, ये इसका न्यूक्लियस है ना। ये भी क्या होगा, 2n होगा। अब भयानक बात तो ये हो गई कि इस प्राइमरी ऊसाइट ने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट भी स्टार्ट कर दिया, मतलब ये मियोसिस भी स्टार्ट कर देगी। और कितनी खतरनाक बात है, अगर ये मियोसिस मान लो कंप्लीट कर ले, तो यहाँ पर तो गैमिट यही बन गया, गर्भावस्था में ही बन गया। क्योंकि भैया हम क्या कह रहे हैं, गैमिट का कॉन्सेप्ट क्या, हमारे पास अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाए, ऐसी सेल मिल जाए जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी है, तो वही तो गैमिट है ना। यही हम बात है हमने प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, है ना। इससे पहले जो फर्स्ट यूनिट थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी अभी भी यही कॉन्सेप्ट है ना। अरे क्या काट रहा है यार, पढ़ा लेने देना। तो कॉन्सेप्ट तो अभी भी यही है, तो इसको यहाँ तो गैमेट बन जाता ना पूरा, लेकिन इस खतरनाक घटना को रोक लिया गया, है ना। पूरे ब्रह्मांड से जोर से आवाज आई है, जैसे ये क्या करने वाली थी, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किसने, प्राइमरी ऊसाइट ने। और अगर ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट कर लेती, तो गैमेट बन जाती। तो पूरे के पूरे यहाँ पर पूरे के पूरे ब्रह्मांड ने जोर जोर से चिल्लाकर इससे कहा, अरे छोटी बच्ची हो क्या। और तो इसको रियलाइज हुआ, हाँ मैं तो अभी बच्ची, क्या मैं तो भ्रूण हूं, ओ माय गॉड, अभी तो मैं भ्रूण हूं। समझ रहे हो, इधर मैं ओवेरी बना रहा हूँ, ये देखो ओवेरी। तो यहाँ पर जैसे ही क्या हुआ, ये प्राइमरी ऊसाइट थी और इसने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, तो पूरे ब्रह्मांड ने इसको चिल्ला के बताया तुम क्या छोटी बच्ची हो क्या, है ना। तो इसकी आसपास की ग्रेन्युलोसा सेल ने इसको ऐसे कवर कर लिया। अरे जगह, अरे यार मत परेशान करो उसको यार, उससे गलती हो गई। ठीक है, यहां पर भी यही हुआ, इसके चारों ओर कौन सी सेल्स आ गई हैं, ग्रेन्युलोसा सेल। मैं क्योंकि ये बड़ा इसलिए करके बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, वो ओवेरी में ओवेरी में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर चुकी थी, तो हमने इसको रोका कहां पर है, रोका है, इसको हमने रोका है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट कंडीशन में। इसको प्रोफेज फर्स्ट में ही हमने क्या कर दिया है, अरेस्ट कर दिया है। भाई चुप हो जा, तो क्या मियोसिस फर्स्ट कर देगी क्या, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो तू गैमेट बन जाएगी। और अभी तो तू छोटी बच्ची भी नहीं है, उससे भी छोटी है, छोटी बच्ची से भी छोटी हो क्या, हाँ हूं। तो ये इसको हमने कहा रोका है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में। अब होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कंडीशन होंगे, देन पूरा सेल डिवीजन हो जाएगा। तो प्राइमरी ऊसाइट के पास, ये अपने पास प्राइमरी ऊसाइट, इसके पास जैसे ही ये वाली सेल्स आई, इसको बोल रहे हैं ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल।
ये कहाँ थी, ये ओवेरी में पड़ी हुई थी, यहाँ पर बाहर कॉर्टेक्स में, है ना, सॉरी मेडुला में। तो यहाँ पर जो हाँ, तो जैसे ही ग्रेनुलोसा सेल ने इसको चारों तरफ से कवर किया, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी, इसको हमने बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला है, क्या बोला है इसको, प्राइमरी फॉलिकल। इसको 1 डिग्री फॉलिकल भी बोलते हैं। दोबारा समझो क्या हुआ है, प्राइमरी oocyte ये हमारे पास बनी है। कैसे बनी है, ओवेरी के अंदर जो oogonia सेल थी उनमें समसूत्री विभाजन हुआ, माइटोसिस हुआ और प्राइमरी oocyte बनी। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता, मियोसिस हो जाता, पर हमने रोक लिया इस अनहोनी को और इसको अरेस्ट कर दिया। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ पर इसको अरेस्ट कर दिया है। जैसे इसको शर्म आई तो चारों तरफ से इसको घेर लिया है ग्रेन्युलोसा सेल ने। तो ग्रेन्युलोसा सेल विद प्राइमरी oocyte, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। इतनी बात समझ आ गई। ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगी 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 और बेतहाशा बनेंगी। ये बने जा रही है, बने जा रहे हैं, बने जा रही है, बेतहाशा बने जा रही है। ठीक है, कब तक बने जाएंगी ये, जब तक इस लड़की की गर्भावस्था पूरी हो जाती है ना। तो इनकी संख्या बन चुकी है 70-80 लाख, है ना। हर ओवेरी में 60-70 लाख बन चुकी हैं प्राइमरी oocyte। ठीक बात है। अब इस हमारी बेटी प्यारी नन्ही मुन्नी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। जन्म जैसे ही हुआ है, अब क्योंकि ये पहले ही इतनी भारी गंभीर हरकत कर चुकी है, तो जन्म के 12-13 साल तक इसके पास कुछ भी नहीं हो रहा है, और बल्कि उल्टा अपोजिट, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये डीजनरेट होने लग रही है, मरने लग रही है। कितने टाइम तक, अभी ये आज इसका बर्थडे है, तो 0 से और 12-13 साल तक, ये 0 से 12-13 साल तक क्या डीजनरेट होंगी, क्या मरने लगेंगी, ये प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जितनी 60-70-80 लाख बनी थी ना, अब ये ईच ओवेरी, प्रत्येक ओवेरी के पास ना, ईच ओवेरी ये मात्र बची है 60 से 80 हजार। कितनी बची है, 60 से 80 हजार ही बची हैं। बाकी सब क्या हो गए, डीजनरेट हो गई है, मर चुकी हैं। तो अब इनकी संख्या कितनी है, 60 से 80 हजार। क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल बनी है। प्राइमरी फॉलिकल बच्चे में कब बन रही है, जब वो पैदा भी नहीं हुआ है, बच्ची में, है ना, पैदा भी नहीं हुआ तब ये बन चुकी है। फिर जैसे ये पैदा हुई तो 12 से 13 साल तक आने में डीजनरेट होती जा रही है, मरती जा रही है, मरती जा रही है। फिर ये कितनी बची है, 60 से 80 हजार। कब तक, ये जब तक इसकी एज 12-13 साल की नहीं हो जाती। अब 12-13 साल की एज होने के बाद क्या घटना हुई है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, ये डायग्राम्स बनाना जरूरी है, इससे आपको टॉपिक जब भी पढ़ोगे दोबारा क्लियर होता रहेगा। ठीक है, मैं इसके आगे जा रहा हूं। अब देखो, ये फिर से मैं बना रहा हूं यहां पर प्राइमरी, ये अपने पास प्राइमरी oocyte है और इसके चारों ओर है ग्रेन्युलोसा सेल, इसके चारों ओर है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, 1 डिग्री फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। जैसे ही ये लड़की 12-13 साल की हुई, इसके हाइपोथैलेमस ने एक गाना गाया। इसका हाइपोथैलेमस, वही गाना जो हमने पहले मेल में गाया था, गाना चेंज नहीं करेंगे भाई। तो हाइपोथैलेमस ने गाना गाया, हुई छोकरी जवारे, हुई छोकरी जवारे। तो जैसे ही लड़की जवान हो गई, 12-13 साल की हुई, है ना, अभी जवान नहीं कहेंगे इसको, पर हाँ इसमें प्यूबर्टी आ गई, परिपक्व काल इसको हम बोल रहे हैं। हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरए, जीएनआरए जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर भाग पर, अग्र भाग पर। यहाँ से 2 हार्मोन निकलेंगे, एलएच और एफएसएच। यही कहानी मेल में थी, यही कहानी फीमेल में। ये एलएच और एफएसएच जाएंगे इसकी ओवेरी में, और ओवेरी में इस प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएंगे। स्टिमुलेट करने का मतलब, अब ये स्टिमुलेट होके आगे जाएगी। कैसे जाएगी, देखो, ये प्राइमरी जो फॉलिकल थी, इस प्राइमरी फॉलिकल में कुछ चेंज हुए हैं। कितने चेंज हुए हैं, 2 चेंज हुए हैं। ध्यान से याद रखेंगे, 2 चेंज। कैसे, ये जो इसकी ग्रेन्युलोसा सेल है, ये कौन सी सेल है, ग्रेन्युलोसा सेल। ये ग्रेन्युलोसा सेल में डिवीजन हुआ और ये मल्टी लेयर हो गई। यानी मैं अभी ग्रेन्युलोसा सेल बना रहा हूं, नहीं यार पहले यही बनाते हैं, मजा नहीं आएगा। ये हमने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte बनाइए। प्राइमरी oocyte के बाहर कौन सी सेल है, ग्रेन्युलोसा सेल। ये ग्रेन्युलोसा सेल है। अब ग्रेन्युलोसा सेल मल्टी लेयर हो चुकी है। ग्रेन्युलोसा सेल क्या हो गई है, मल्टी लेयर हो गई है।
ग्रेन्यूलोसा, ये ग्रेन्यूलोसा सेल मल्टी लेयर हो चुकी है। चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 2, इन ग्रेन्यूलोसा सेल के बाहर एक नई टाइप की सेल आ गई है जिसका नाम है थीका सेल। कौन सी सेल आ गई है? थीका सेल। ये नई सेल आ गई है, इसका नाम है थीका सेल। ये अपने पास अभी भी प्राइमरी oocyte है ही सही। इसकी क्या है? प्राइमरी oocyte। अब इसके अंदर केंद्रक भी है, न्यूक्लियस भी है। ऐसा मत कहना कि सर यहाँ तो न्यूक्लियस तो बनाया नहीं भाई, है अंडरस्टूड है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte विद मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा विद, ये जो नई सेल है इनका नाम है थीका। नई सेल का नाम क्या है? थीका। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं 2 डिग्री अथवा सेकेंडरी फॉलिकल। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने? 2 डिग्री अथवा सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में 2 चेंज आए, ग्रेन्युलोसा मल्टीलेयर हो गई है और इसके बाद एक नई सेल आ गई है जिसका नाम है थीका। अब ये 2 डिग्री से आगे जाके बनेगी 3 डिग्री। तो अब यहाँ कितने चेंज आएंगे? 3 चेंज आएंगे। ध्यान से सुनो क्या क्या चेंज आए। प्राइमरी oocyte बेटे बेटे देख रही है कि सब डिवीजन कर रहे हैं तो मैं भी डिवीजन करूंगी, है ना। इसको कहाँ अरेस्ट कर रखा हमने? गर्भावस्था से। किस अवस्था में अरेस्ट कर रखा है इसको? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में। अब इसने अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। तो देखो, इसने अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट करके अब ये 2 सेल में कन्वर्ट हुई है, लेकिन 2 सेल इक्वल अमाउंट में नहीं बनी। एक तो तंदुरुस्त बिल्कुल बढ़िया, है ना। अब इसमें मुझे बताओ प्लोइडी कितनी हो जाएगी? n, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और हम जानते हैं कि अगर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाए, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाए, तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेगी। एक दोनों कोशिकाओं में क्या होगा? गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, पर दूसरी बिल्कुल अवशेषी, बिल्कुल अनडेवलप्ड सेल बनी है। इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका नाम क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आपको याद रखना है। तो एक चेंज तो ये हुआ कि यहां पर मैं यहां लिख दूं मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। उससे ये हुआ चेंज नंबर 1। चेंज नंबर 2, जो ग्रेन्युलोसा सेल थी इसके चारों ओर, इसके चारों ओर जो ग्रेन्युलोसा सेल थी, कुछ ग्रेन्युलोसा सेल फटी हैं, कुछ ग्रेन्युलोसा सेल फटी हैं। अब जैसे ऐसे फटी हैं, देखो ये सेल है। क्या यार, मुझे लग रहा है मेरी एनर्जी बिल्कुल जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एफिशिएंसी कम हो रही है। तो घास काटने से अच्छा है ये oogenesis के बाद का एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, खाना वाना खा के थोड़ी एनर्जी लाके, है ना, नहा धो के, तो नई एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुनो, ये अपने पास ग्रेन्युलोसा सेल है। ये 2 ग्रेन्युलोसा सेल ऐसे फटी और जुड़ी, तो क्या यहाँ पर बीच में कैविटी दिख रही? दिख रही? हाँ दिख रही। ऐसे ही इसके पास वाली सेल्स भी फटेंगी और जुड़ेंगी। तो ये जो सेल्स है ये ऐसे फट के ऐसे कैविटी बना रही है। क्या बना रही है? कैविटी। तो ये जो कैविटी बन रही है, ये जो कैविटी बन रही है, इस कैविटी का नाम है एंट्रम। इस कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम। ये हो गया अपने पास दूसरा चेन। इसके ऊपर मिल रही है अपन को थीका। अब थीका बोल रही है भैया सभी विभाजन कर रहे हैं, सभी डिवीजन कर रहे हैं, हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? हैं? देखो यहां पर चेंज नंबर 1, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बनी है अपनी सेकेंडरी oocyte। ये जो अंदर बनी है इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या बन गई है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर ग्रेन्युलोसा सेल है। ग्रेन्युलोसा सेल ने कुछ ने एक कैविटी का निर्माण किया जिसका नाम है एंट्रम, और उसके बाहर थी थीका। थीका भी अब क्या हो गई? डबल लेयर हो गई है। इसने भी विभाजन किया। जब सभी विभाजन कर रहे हैं तो लगे हाथ, थीका ने भी क्या करा? विभाजन। उसने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैंने कौन सी चूड़ियां पहन रखी हैं। तो जो थीका डबल लेयर हुई है, बाहर वाली थीका कहलाएगी थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली थीका वो कहलाएगी थीका इंटरना। बाहर वाली थीका कहला रही है थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली थीका कहला रही है थीका इंटरना। तो जैसे ये 3 चेंज कंप्लीट हुए हैं,
वैसे ही अब वापस से बता रहा हूं मैं, देखो स्टार्टिंग से करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल थी, इसके अंदर प्राइमरी oocyte, बाहर ग्रेनुलोसा सेल, इसमें दो चेंज हुए। प्राइमरी ग्रेनुलोसा सेल मल्टीलेयर हो गई, मल्टीलेयर हो गई, और बाहर एक नई सेल आ गई थीका। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी है 2 डिग्री या सेकेंडरी फॉलिकल। फिर इसके आगे ये जैसे 3 डिग्री फॉलिकल में कन्वर्ट होने लगेंगी तो 3 चेंज आएंगे। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है प्राइमरी oocyte में, तो ये बन गई है सेकेंडरी oocyte। एक दो सेल बनेगी पर दूसरी बिल्कुल बेकार सेल बन रही है, इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये ऐसी पड़ी रहेगी, कोई रोल नहीं है इसका। जो अपने पास मल्टीलेयर ग्रेनुलोसा सेल थी, इन्होंने फटके कैविटी बना ली जिसका नाम है एंट्रम। कितने चेंज हो गए? 2 चेंज। तीसरा चेंज थीका क्या थी? सिंगल लेयर थी, अब ये डबल लेयर हो गई है। बाहर वाली जो थीका है वो थीका एक्सटर्ना कहला रही है, जो अंदर वाली थीका थीका इंटरना कहला रही है। ये तीनों डायग्राम वीडियो पोस्ट करके बनाओ, मैं साइड हट रहा हूं, ठीक है, आराम से बनाओ। इसके बाद हम इस 3 डिग्री कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, ये अपने पास है 3 डिग्री या टर्शरी फॉलिकल, 3 डिग्री अथवा टर्शरी फॉलिकल। इससे डेवलप होगी ग्राफियन फॉलिकल, वो संरचना जिससे एक फटके बाहर निकलेगा, ओवम निकलेगा, है ना। तो ये बनाओ, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, आप पोस्ट करके बनाओ, फिर अपन उस स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ठीक है। यहां से बना लो, वीडियो चालू करोगे तो मैं इसको रब करता हुआ मिलूंगा आप। कुछ तो बता तारों भरी रात में तेरे पढ़ेंगे साथ में, पढ़ेंगे साथ में, साथ में ही पढ़ेंगे। आ जाओ, क्या कर रहे हैं हम, ये जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है टर्शरी फॉलिकल है, इसमें अब 4 चेंज होंगे। कितने चेंज होंगे? 4 चेंज। चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 1, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसको भी हमने अरेस्ट किया मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में। मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में हमने इसको भी अरेस्ट कर लिया। चेंज नंबर 1, तो ये रहा अपने पास सेकेंडरी oocyte, अभी एन ही है ये, इसको हमने अरेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये पोलर बॉडी यहाँ ऐसे ही पड़ी रहेगी, ठीक बात है। चेंज नंबर 2, चेंज नंबर 2, एंट्रम बड़ी हो चुकी है, एंट्रम बहुत बड़ी हो चुकी है, ये एंट्रम बड़ी हो गई है, एंट्रम बड़ी हो गई है। गुहा कैसे दिखाऊंगा मैं, है ना, कैसे नहीं दिखाऊं, कैसे दिखा सकता हूँ? गुहा मतलब गुहा, केविटी मतलब केविटी, वहां पर सेल ही नहीं होगी। छोड़ो, अभी दिखाएंगे, जब ये कंप्लीट बन जाएगी अपने आप दिखेगी। चेंज नंबर 3, थर्ड जो चेंज है वो ये है कि इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक नई नॉन सेलुलर परत, नॉन सेलुलर कवरिंग आ चुकी है, जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। इसका नाम है जोना पेलुसिडा। क्या कह रहा हूं, इसके ऊपर सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक नॉन सेलुलर कवरिंग आ गई है। ये किसी सेल्स की बनी हुई नहीं है, जैसे अपने पोलन ग्रेन पे आई थी ना इंटाइन एक्साइन, इंटाइन तो किसकी बन रही थी? सेलुलोज और पेक्टिन की। और एक्साइन बताओ, एक्साइन किसकी बन रही थी? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये नई लेयर एक आ गई अपने पास नॉन सेलुलर, जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। अंदर क्या है अपने पास? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इससे जुड़ी हुई कुछ ग्रेन्युलोसा सेल ही बची हैं, है ना। एक लेयर यहाँ ग्रेन्युलोसा सेल और है, ठीक है, एक लेयर यहाँ ग्रेन्युलोसा सेल और है। ये कौन सी है? ग्रेन्युलोसा सेल। इन ग्रेन्युलोसा, ये ग्रेन्युलोसा सेल अपने पास इतनी सारी थी, अब बेचारी कितनी बची है? केवल एक लेयर। इनका नाम अब रह गया है कोरोना रेडिएटा। इनका क्या नाम रह गया है? कोरोना रेडिएटा। सबसे अंदर सेकेंडरी oocyte है। कहां पर है ये सेकेंडरी oocyte? मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है। कंप्लीट मियोसिस सेकंड अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक नई
लेयर आ गई है जो कि नॉन सेलुलर है, उसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। इस जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और लेयर है जो कि स्किन सेल्स की है, यही अपने पास ये जो सेल्स थी ग्रेनुलोसा सेल की है, हमने इसको क्या नाम दिया, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब कुछ ही है ग्रेनुलोसा सेल ऐसे पड़ी हुई है, बाकी सारी की सारी डिजनरेट हो गई है, खत्म हो गई है, और एक बड़ी कैविटी है, ये बड़ी सारी कैविटी बनी हुई है, और इस कैविटी के बाहर वही अपनी थीका सेल्स है, इस कैविटी के बाहर अपनी थीका सेल्स है, अंदर वाली जो थीका सेल्स है इनको बोल रहे हैं हम क्या, थीका इंटरना, और जो बाहर वाली थीका सेल है इनको क्या बोल रहे हैं, थीका एक्सटर्ना। ये बाहर वाली जो थीका है इनको क्या बोल रहे हैं, थीका एक्सटर्ना। क्या कह रहा हूं मैं, उल्टा चलते हैं। चेंज नंबर 4 क्या है यहाँ पे, जोना पेलुसिडा के बाद कोरोना रेडिएटा, ये 4 चेंज हुए हैं, और टर्शरी फॉलिकल से एक नई फॉलिकल बन गई है जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ये है इंपॉर्टेंट, ग्राफियन फॉलिकल। इसी ग्राफियन फॉलिकल से ये रिलीज होगा ओव्यूलेशन के टाइम, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम पढ़ेंगे तो 14वें दिन 14th डे ओव्यूलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल फटेगी और ये बाहर निकल जाए। ठीक बात है, तो मैं वापस समझा रहा हूं, एक ग्राफियन फॉलिकल के पास क्या क्या स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर थीका, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, उसके अंदर एक बड़ी सी कैविटी जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स ने बनाई है, वो खत्म हो गई है, जैसे ये एंट्रम, एंट्रम बड़ी होती गई होती गई होती गई और एक कंप्लीट कैविटी में कन्वर्ट हो गई। ठीक बात है, इसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल की एक सिंगल लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर एक नई लेयर आई है जो कि किसी सेल से बनी हुई नहीं है ना, ये कुछ पदार्थों से, कुछ मटेरियल से बनी है, जिसका नाम, इस लेयर का नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। ठीक बात है, इसके अंदर क्या है अपना सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte किस कंडीशन में है, मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट किया हुआ है इसको, है ना। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये ग्राफियन फॉलिकल है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट oogenesis खत्म हो गया। हमने प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप कराई सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप जब कराई तो 2 चेंज किए, फिर सेकेंडरी से टर्शरी करवाई तो 3 चेंज किए, और टर्शरी से क्या करवाई, ग्राफियन फॉलिकल, तो 4 चेंज किए। इस सारे का सारा कंटेंट मटेरियल आपके सामने है, यहाँ तक का पूरा कंप्लीट पार्ट oogenesis का हो गया। हमने ऑलमोस्ट 60% यूनिट यहाँ तक कवर कर लिए, है ना। अब जो आगे पोर्शन आ रहा है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसमें और जान लगेगी पढ़ाने में, और अभी मैं एनर्जी लो फील कर रहा हूं, तो मैं इस वन शॉट को यहीं रोक देता हूं। एक और वन शॉट बनाएंगे अपन, और उस वन शॉट में कंप्लीट ये यूनिट को खत्म कर देंगे। आप चाहे नीट के लिए पढ़ो, एम्स के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ो, आपका इस एक सिंगल वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक बात है, आपकी हेल्प हो रही है तो यार शेयर करो अपने बोर्ड वाले दोस्तों के साथ, नीट वाले दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ भी करो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, फीमेल के साथ करोगे पढ़ने में आसानी होगी, घूमने का टाइम ज्यादा मिलेगा यार, सिंपल है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।